बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है, उम्मीद ये है कि आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा बहुत अच्छा इसलिए गुजर रहा है क्योंकि हम हर रोज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं, 4 से 7 आपका साथ देते हैं। जब रोज़ा जो है वो अपने तकमील की जानिब गामज़न होता है। कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है ये साथ, वैसे मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोजे की हालत में बाज़ औक़ात जब बिल्कुल इफ्तार होने वाली होती है ना, आपका दिल करता है आप चुप रहें। बहरहाल आज नवा रोज़ा है आयशा, आपको बहुत मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, हम सबको माशाल्लाह। अल्लाह अपनी रहमत और करम ऐसे ही फाइज रखे हम के ऊपर, वो नाजिल रहे और हम रमज़ान गुजारते रहें। नाम हमारा पता ही, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी कोशिश करेंगे इस साथ के अंदर आपके साथ हमारा साथ बहुत अच्छा गुजरे। और इस्लामाबाद के हवाले से कम मैं आपको आगाह कर सकता हूँ कि मौसम फिर अच्छा होने जा रहा है और हल्के हल्के बादल, बल्कि हल्के से थोड़े ज़्यादा बादल, हल्की हल्की बारिश हो रही है। राइट। मुख्तलिफ आम शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और कोशिश होती है कि वो शख्सियात सियासी हों। उसकी वजह यह है कि हमारी ये स्क्रीन पे या किसी भी न्यूज़ चैनल की जो स्क्रीन है उस पर सियासी शख्सियात सिर्फ सियासत की बात करते नजर आते हैं। तो मुनफरिद ये है रमज़ान भी तो सियासी शख्सियात ही हैं न्यूज़ चैनल्स पे, उनका काम ही ये है, उनकी फील्ड है उनका, और न्यूज़ चैनल्स भी इसीलिए बने हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि रमज़ान और हम में इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कर लें, शख्सियत सियासी हो, बात गैर सियासी हो। आज हमारे साथ JUI के फॉर्मर सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं और सेनेट कमेटी ऑफ जो रिलीजियस अफेयर्स है और इंटरफेथ हारमनी है उसके चेयरपर्सन भी हैं, वज़ीर सेहत बलोचिस्तान भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, बड़े कलीदी ओहदों पे काम कर चुके हैं और पहले भी अब से कुछ अर्सा पहले हमारे शो में आए। आपने बड़ा पसंद किया, कुछ जो ज़ाती नौयत की गुफ्तगू थी हाफिज़ साहब से, तो हमने कहा ज़रा आज भी आए, रमज़ान भी है, मौका भी है, तो हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। कैसा गुजरा रमज़ान? ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रूटीन तब्दील होती है हाफिज़ साहब रमज़ान में कोई? नहीं, क्या रूटीन है। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ। रमज़ान मुबारक के हम आदि है, बचपन से रोज़ा रखते हैं जी। कोई ऐसी रूटीन है नहीं, कोई इम्तियाजी शान है नहीं। गरीब घराने से ताल्लुक़ है, गरीब परवर आदमी हूँ और रमज़ान मुबारक में इफ्तारी और सहरी और पूरा दिन रोज़ा रखना ये दीगर अयाम से एक इम्तियाजी शान है रमज़ान मुबारक। बिल्कुल। दीगर अयाम में जो चीज़ें आपके लिए दिन में खाना हलाल है, लेकिन रमज़ान मुबारक में वो आपके लिए हराम है। पानी पीना, खाना खाना, कोई और चीज़, लेकिन रमज़ान मुबारक में वो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी इम्तियाजी रमज़ान मुबारक नहीं। अलबत्ता रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए एक माहौल पैदा हो जाता है अगर इंसान चाहे। इस तरह तरावी की नमाज है, दीगर अय्याम में नहीं है, रमज़ान मुबारक में है। फिर जब अल्लाह ताला इंसान को तौफीक दे, तरावी में कुरान सुनाए, पूरा कुरान, या ख़ुद सुनिए या दूसरे की, या ख़ुद सुनाए या कोई दूसरा सुनाए और आप सुनिए। तो मैं अपने घर में तरावी पढ़ता हूँ और मेरा बेटा है वो कुरान सुनाता है तरावी में। अच्छा, आप घर पे ही तमाम करते हैं? मैं घर पे भी रहा हूँ। तो अफ्तारी, आम अफ्तारी होता है, कोई ऐसी। तो आप मस्जिद को हाफिज़ साहब क्यों तरजीह नहीं देते? वैसे एक रूटीन बनी हुई है कि घर का माहौल है, सब लोग पढ़ लें, शुरू से एक सिलसिला? शुरू से ही यही सिलसिला है। अच्छा, बचपन से ये सिलसिला है कि घर में सारे होते हैं, छोटे बड़ा खुशाइंद है, बड़े सारे एक ही दस्तरखान पे होते हैं। ठीक है। तो इफ्तारी और इफ्तारी पहले करते हैं, फिर बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। बाद लोग ऐसे करते हैं कि 2 खजूर लेके इफ्तारी करते हैं, नमाज़ पढ़ी फिर वापस आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शरई उसूल भी ये है कि आप इफ्तारी करें, खाना खाएं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ें। उसमें उलमा ये उसूल बताते हैं ताकि कोई बेचैनी न रहे। एक तो बेचैनी न रहे, दूसरा उसूल उसमें यह है कि जब आप खजूर से या पानी से इफ्तारी करते हैं फिर नमाज के लिए जाते हैं, तो आपकी नमाज पढ़ते हुए आपकी तवज्जो, आपकी दयान खाने में वो दस्तरखान में होता है। आप जल्दी जल्दी भी नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो नमाज में उजलत से भी काम लेते हैं और आपका वो नमाज भी खाना बन जाता है। मुझे जैसा शख्स तो यही सोचता रहेगा खत्म ही ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो आपका वो नमाज खाना बन जाता है। जी ऐसे ही। लेकिन जब आप खाना पहले खाते हैं तो आपकी तवज्जो नमाज में होता है, तो आपका ये खाना इबादत और नमाज बन जाता है। खूबसूरत बात है। तो इसलिए हम इस उसूल पर अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। घर पे मौका मिलता है ज़्यादा इफ्तार करने का या ज़्यादातर मैं इफ्तारी में ख्वाब, अभी तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, 15-20 रमज़ान मुबारक तक मैं यहाँ हूँ या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ या कोयटा में हूँ, जहाँ में हूँ, मेरा कोशिश ये है कि मैं इफ्तारी अपने घर पर करूँ। ठीक।
जितनी भी बड़ी इफ्तारी हो, जितने भी अहम लोगों की तरफ से हो, मेरा दिल नहीं करता है कि मैं अपने घर से तरजीह घर होता है। क्या खाते हैं इफ्तारी में, क्या बनता है? बड़े खुश खुराक लगते हैं वैसे देखने में। नहीं, वैसे ज़ाहिरी तौर पर जब आप मुझे देखिए बहुत खुश खुराक लगता हूँ। अच्छा, ऐसा है नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, बस इफ्तारी पर जो भी मिले पसंदीदा बस क्या वो है? खाते हैं। पसंदीदा मुझे गोश्त है मटन का, मटन खाते हैं। और फिर मटन गोश्त में वो मटन वो रोस्ट टाइप गोश्त कढ़ाई, जो होता है। रोस्ट टाइप और कढ़ाई हो। अच्छा। रोस्ट तो इधर इस्लामाबाद में तो वो रोस्ट नहीं बनता है जो क्वेटा और चमन में बनता है। तो मटन ज़्यादा पसंद है, और फिर उसमें मटन कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। बनाते भी हैं, बना लेते हैं खुद? घर में बनाते हैं, घर में बनाते हैं। और क्या रिव्यूज़ हैं, अच्छी बनाते हैं या बस ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाते नहीं हैं। तो आप सब पकोड़े, मिजाज के समोसे, मुताबिक। दही बल्ले, पकोड़े होते हैं, दस्तरखान पर पकोड़े भी होते हैं, खजूर भी होते हैं, समोसे भी होते हैं, शरबत भी होते हैं, माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ गोश्त अगर मौजूद अगर हो मुझे तो सर वो हो खाता तो हूँ। बेहतरीन। पकोड़े मैं नहीं खाता हूँ, अच्छा, और रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत वगैरह ये मैं नहीं पीता कोई हूँ। भी शरबत नहीं पीता। ये अच्छा, जो ये चटनी बलूचिस्तान के वगैरह, हवाले ये से जो चटनी वगैरह होते हैं ये मैं नहीं ये भी खाता। नहीं खाता। मैं गंदम का रोटी भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, मैं जौ की रोटी खाता हूँ। तो बड़ी हेल्दी है, बहुत हेल्दी तो है। बड़ी हेल्दी चीज़, ये तो ज़बरदस्त तो है। ये- अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से कोई ख़ास, एक तो हमारा कौमी एक है ना, पकोड़े बन गए, दही भल्ले वगैरह बन गए, जो भी है। बलूचिस्तान में कुछ खास होता है अफ्तारी के ऊपर, कोई रिवायत ऐसी हो या कोई ख़ास डिश हो, कोई चीज़ ऐसी, कुछ ऐसा है? देखिए, बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश खराक होते हैं, और वहाँ बलूचिस्तान में 100 में 99% लोग रमज़ान मुबारक हो या रमज़ान मुबारक ना हो, वो गोश्त का एहतमाम ज़्यादा करते हैं और उसको तरजीह देते हैं। अच्छा, और गोश्त भी दुम्बे का गोश्त, बकरी का गोश्त नहीं, ठीक, बड़ा नमकीन गोश्त गोश्त। नहीं, नमकीन बड़ा गोश्त नहीं, ठीक है। दुम्बे का गोश्त। हमारे इलाके में बड़ा गोश्त बहुत कम लोग खाते हैं, और बकरे का गोश्त भी कम लोग खाते तो हैं। बनाने का अंदाज भी कुछ अलग है बलूचिस्तान बिल्कुल में? अलग है। खाली वो नमक के साथ जो बनाई वहाँ जाती नमक है। के साथ बनाते हैं, रोश क्या की याद करा दिया तरह, हाफिज़ साहब जिसको आपने। नमकीन हमें भी कहा बड़ा जाता पसंद है। है, जिसको नमकीन कहा जाता है। मेहमान उस तरीके बनना से पड़ेगा। बनाते हैं। मेहमान बनना तो पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अच्छा। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन फोकियत मटन और गोश्त को हासिल है। ठीक है। इसको होती है। अच्छा, हाँ, उसमें बचपन दस्तरखान पर लस्सी भी होता है। अच्छा, हाँ, लस्सी, क्योंकि हमारे पठानों को लस्सी भी बहुत पसंद है। क्योंकि ठंडक भी चाहिए ना, इतना गर्म। अच्छा, वैसे और- लस्सी तो कहा जाता है पंजाबियों की पसंदीदा एक नहीं, मशरूब होता है। पठानों की तो मैं आपको ये कहूँ कि उनके घर पर 1, 2, 3, 4 गायें ज़रूर होते हैं। अच्छा, वो घर में गायें रखते हैं, भैंस रखते हैं, लेकिन सुबह जब आप जाके उनके पास, अगर रोज़ाना हो या सहरी हो मसलन, आप उनके सामने कप में दूध की चाय आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, वो सब चाय पीते हैं। अच्छा, तो फिर आप सवाल ये करते हैं, फिर ये गाय किस लिए रखे? तो वो लस्सी के लिए वो इस्तेमाल- लस्सी और दही और मक्खन के लिए, अरे यार, और देसी घी के लिए। बेहतरीन। तो हमारे मामूल अपने घरों में यही है कि ठीक है। हम ग्रीन अच्छा, टी ये जो पीते हैं। रमज़ान आता है, मैं अक्सर कहता हूँ इस्लामाबाद तो वैसे ही चूँकि सियासी और सिफारती शहर है ना, तो यहाँ पे तो सिफारती और सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। जो इफ्तार दावतें होती हैं उसमें आपके सियासी गठजोड़ भी होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, तो आप इनको कैसे देखते हैं? इनमें जाना पसंद है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा कुछ कि बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत अहम ना हो, मजबूर ना हो, तो मैं नहीं जाता हूँ। अगर आपको एक टाइम पे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो दोनों की तरफ से दावत मिल जाए कि इफ्तारी है, तो किसकी तरफ तरजीह देंगे जाना? बहुत सख्त सवाल आपने। क्या लगता है? तो जो करीब होगा उसी के पास जाऊँगा, जो नज़दीक पड़ेगा। जो नज़दीक पड़ेगा। और दूसरे उसी को के क्या पास एक्सक्यूज देंगे? लेट्स सपोज बिलावल साहब का घर नज़दीक है, मरियम बीबी को क्या एक्सक्यूज देंगे? जाऊँगा। एक कि तो मैं क्यों इसको नहीं आ रहा? तरजीह दूंगा कि पहले किसने दावत दिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा तरजीह मैं तो इसको देगा कि दावत पहले किसने दी है। ठीक जिसने पहले दावत दी है उसकी दावत में जाऊंगा। जिसने नहीं दी है उनको मैं यही कहूँगा कि आपसे पहले उन्होंने दावत दी है, ठीक। लेकिन आज़ाद सुन्नत का तकाजा है कि पहले मैंने मैं वो वहाँ दावत कबूल की है, मैं वहाँ और जाऊँगा, दूसरा नाराज हो गया, आपसे सारी करूँगा। फिर दूसरा अगर- नाराज हो गया और अगर फिर उसकी वजह से सियासी नुकसान हो गया पार्टी को। नहीं, फिर मतलब ये है, अगर आप उनको सच और सच्चाई बता दें तो फिर तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। फिर तो मेरे ख्याल में नहीं, ये उसको लॉजिक नाराज़ बड़ी नहीं तगड़ी होना है। चाहिए। बिल्कुल अच्छा, ऐसी है। बच्चे भी सियासत में दिलचस्पी लेते हैं? आगे कोई है आपके बच्चों में भी सियासत में आने वाला? क्योंकि आपने भी बताया था कि आपके वालिद साहब तो थे इसमें, वो तो मौलाना के वालिद साहब और फिर मौलाना को भी, तो क्या आपके बच्चे भी हैं इंटरेस्टेड इसमें? मेरे बच्चे, मैंने उन पर
इम्पोज नहीं किया है कि आपने खामखा सियासत करनी है। यानी उस पर ज़बरदस्ती मैंने जबरन उनको नहीं कहा कि आपने सियासत करनी है। ठीक है। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि जिस फील्ड में आपने जाना है, सियासत में आपने जाना है, आपने टीचिंग में जाना है, आपने जिस भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाना है, उससे पहले अपने आप को बाकमाल बनाओ। ठीक। यानी कमाल हासिल करो, यानी इल्म हासिल करो। जब आप इल्म हासिल करेंगे, आपके पास एक इल्मी ताकत और क़ुव्वत होगी और उसके साथ अक्ल होगी, फिर आप सोना बन जाओगे। जैसे सोना दुकान में पड़ा है, सोना आपके पास नहीं आता है। सही। न दुकानदार आपके पास सोना लेके आता है, आप सोना के दुकान में जाते हैं। तो अपने आप को सोना बनाओ ताकि आप माशरे की ज़रूरत बने, आप माशरे की मजबूरी बने। तो इसलिए मैं इस पर जोर देता हूँ। बाकी वो रास्ता खुद लेंगे जब वक्त आएगा। किसी में होता है ना, वालिद को एक नज़र आ रहा होता है कि मेरे इस बच्चे में जो है ना, जैसे क्रिकेटर को नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चा मेरा अच्छा खेलता है या ये आ जाएगा। आपको कोई इस बच्चे में नज़र आ रहा है कि ये बाज लीडरशिप की कोशिश तो ये है कि अपने बेटे को आगे लाना। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं कि वो अगर वो लायक हो या ना हो, उसमें अहलियत हो या ना हो, उसमें अहलियत हो या ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं। लेकिन हाफिज साहब आपको नजर आता है? ये मैं आपको इस पूरी रीजन की बात करता हूँ। आप देखिए हिंदुस्तान में भी, वहाँ पे भी ऐसी, आप बांग्लादेश में भी देखिए, आप पाकिस्तान में भी देखिए, यही सूरत हाल है। लेकिन ये नुकसानदेह तो है हमारी, नुकसानदेह, बिल्कुल नुकसानदेह। बात मैंने गुज़िश्ता शो में भी ये कहा कि फैसले अहलियत पर होनी चाहिए, फैसले मेरिट पर होनी चाहिए, और अहलियत और मेरिट का मेयार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया किराम ये इंसानियत के लिए आए थे। जी ऐसी। लेकिन इनमें अहलियत का मेयार क्या अल्लाह ने रखा था? इल्म। ऐसे अहलियत का मेयार इल्म रखा। एजुकेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म सिखाया, व अल्लम आदम अल-अस्मा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुवत दी गई, उनको भी कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो इल्म का जिक्र है, कलम का जिक्र है। तो इसका माना ये हुआ कि अगर आप इंसानियत की क़ियादत करेंगे तो इसके लिए पैमाना, मेरिट और मेयार इल्म है। बहुत ज़बरदस्त। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपने आप को आलिम बनाओ, काबिल बनाओ, बासलाहियत बनाओ, अहल बनाओ, आगे रास्ता खुद आप बना सकते। बेशक। अच्छा, एक सवाल में तकरीबन सभी जो हमारे पास सियासतदान आते हैं, शायद पहले भी आपसे एक हल्की फुल्की इस पर गुफ्तगू हुई थी, अदम बर्दाश्त का एक कल्चर है हमारे माशरे में, बहुत ज़्यादा हो गया है। और पहले तो हम सिर्फ मिसाल देते थे कि इफ्तार के वक्त जो है ना, गाड़ियों में लोग हॉर्न दे रहे हैं और कोई रास्ता नहीं देता तो लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। अब ओवरऑल ही मतलब स्टार्टिंग विद द टॉक शोज़, एवरीवेयर जहाँ भी देखते हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं और अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि इसका फ़रोग कहाँ से बुनियादी तौर पे आप समझते हैं और इसको कहाँ पे जाके थमना है, उसकी क्या बुनियाद रखे कि ये थम जाए, ये जो कामनेस आ जाए? ये जो बर्दाश्त है ना, इसका ताल्लुक तरबियत से है। इंसान के लिए, बच्चे के लिए इब्तिदाई तालीमी इदारा वालिदैन और बाप। बुनियादी तौर पर वालिदैन और बाप ने अपने बच्चों को तरबियत देनी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपने करने, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं करने। मसलन जो नहीं करने, आपने किसी को धोखा नहीं देना है, आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने बददियानती नहीं करनी है, आपने ख़यानत नहीं करना है, वगैरह वगैरह, हराम खोरी नहीं करनी है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने की है, जिसमें मसलन आपने बर्दाश्त, तहम्मुल से काम लेना है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म। अल्लाह ताला मेरी मुआवनत करे इल्म के ज़रिए, यानी मुझे इल्म दे, और इल्म के साथ साथ हिल्म दे, यानी बर्दाश्त और तहम्मुल दे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए थे और रहमत थे। तो जब थे तो उसका महवर क्या था? उसका ये था कि अल्लाह से मांग रहा था कि मुझे बर्दाश्त और तहम्मुल की क़ुव्वत दे। और अल्लाह ताला ने भी बार बार, और अभी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी कहते हैं कि मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, हंसमुख हूँ, अनद्दुहूक, मैं बहुत हंसमुख हूँ।
अगर कोई मुझे गाली दे मैं बर्दाश्त करता वाह वाह वाह, हूँ, फिर भी हंसता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर कोई मुझे मेरी स्पुकी करे, मेरी बेतौकीरी करे, मेरी तजलील करे, मेरी तौहीन करे, फिर भी अनद्दुहूक, मैं खंदा पेशानी से पेश आता हूँ। और दूसरी रवायत में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरहमा, मैं सर तापा रहमत हूँ, और जब रहमत हो तो वहाँ तहम्मुल ज़रूर होता है। और हम ये सब छोड़ बैठे हैं। और हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होते हुए कि मैं उनके पैरोकार हूँ, और दिन रात हम कलिमा पढ़ते हुए फिर भी हम में तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं, गुस्सा, ये चीज़ें हम में ये हैं। कम क्यों होती जा रही है, स्पेशली रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं। असल मैंने आपको पहले भी कहा, बिल्कुल तरबियत की फुकदान है। तरबियत के ऊपर काम करना पड़ेगा। तरबियत की इब्तिदा से जहाँ भी है वहाँ से आप तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ भी उनकी तरफ से ये होना चाहिए कि नौजवानों को तरबियत दें। हमारे पास इल्म है लेकिन तरबियत नहीं है। और लेकिन अब तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे तालीमी इदारों में इल्म भी नहीं है और तरबियत भी नहीं है, तो फिर आप और इससे बड़ा और सवाल क्या होगा। तो उसका नतीजा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने इस अहम मौजू पे हमसे बात की। जब भी आपको मदऊ करते हैं हम तशरीफ लाते हैं आपको, और बहुत कुछ सीखने का मौका हमें मिला, क्योंकि ये वो अलग रंग है जो सियासत के अलावा, सियासत की तुंदो तेजियों के अलावा हमें नज़र आता है इन शख्सियात में, और इसीलिए हम इनको मदऊ भी करते हैं ताकि वो चेहरा हमें मिले। और इस उम्मीद के साथ कि हाफिज़ साहब के जब भी हम मेहमान बने वो नमकीन गोश्त हमें ज़रूर खिलाएंगे, रोश खिलाएंगे, जिसका तस्करा इन्होंने किया। और बलोची वैसे ही बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। रमज़ान और हम में आपका खैर मकदम है। आज का दिन हमारे लिए वैसे तो नमा रोज़ा है, रहमत का जो अशरा रहमत अपने तकमील की जानिब गामज़न है, लेकिन ये रहमत का सिलसिला सारा साल रुकना नहीं चाहिए। हमारे माशरे में ऐसे मसाइल हैं, ऐसे बिगाड़ हैं, ऐसे तनाव हैं कि उनको एड्रेस अगर ना किया जाए तो वो क्या कहना चाहिए, एक बड़े नासूर की सूरत में फैलते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो इदारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें माशरती तौर पर सबको जब तक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। लेकिन हमने बहरहाल आज एक ऐसा इदारा जो सबका जाना माना है, हमारे दिल के बहुत करीब है, ईदी साहब का जो इदारा है, उनकी आज शुरका को और उनके अंदर मौजूद जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है उनसे मुतल्लिक अफराद को मदऊ किया है। ईदी सेंटर इस्लामाबाद के इंचार्ज शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास आते हैं जी। अजय बहुत सारे बच्चे, अजवा हमारे साथ मौजूद हैं और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये ईदी सेंटर बेसिकली उन बच्चों के उनके लिए एक दरसगाह भी है, पनाहगाह भी है, और उनके लिए मुस्तकबिल का एक क्या कहना चाहिए, एक शेल्टर है उनके लिए। हम ये कह सकते हैं मुस्तकबिल की उम्मीद है उनके लिए, जो जिससे उनका मुस्तकबिल जो है थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। और ये आप भी जानते हैं, ये हम जानते हैं, ये सब जानते हैं। और आज इस सेगमेंट को करने का मकसद भी यही है कि एक मरतबा फिर से तजदीद इन इदारों को लेकर भी की जाए कि ये इदारे मौजूद हैं, इनको एक्नॉलेज भी किया जाए, अप्रिशिएट भी किया जाए, और इन बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाई जाए। ये अजवा जो है इस बच्ची का नाम है, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा ये आके मेरे साथ बैठ जाए। और इनके अलावा हमारे साथ हमना है, आमना है, आयशा है, दिखाई जी जरा सारे बच्चे, तैयबा है, नासरा है, लाइबा है, मरियम है, शीबा है, उस्मान है, और अजवा तो है ही, चीफ गेस्ट बन गए हमारी। और शकील भाई हमारे साथ। शकील भाई वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आपसे बात करके। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा पर्पस तो हमें मालूम है सीधी सेंटर का क्या है, किन बुनियादों पे ये बच्चे आपके पास आते हैं, आप तक पहुंचते हैं या आप बच्चों तक पहुंचते हैं, क्या मैकेनिज्म है? नहीं, ये बच्चे हमारे तक पहुंचते हैं। अच्छा। पुलिस के ज़रिए, अदालत के ज़रिए या हॉस्पिटल के ज़रिए। तो ये तीन वो होते हैं हमारे सोर्स जिनके ज़रिए बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं। कुछ गुमशुदा होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं कि माँ बाप ने अलग-अलग शादी कर ली है। अच्छा। बच्चों को और नहीं कर सकते। 2 बच्चे हमारे पास अभी आए हैं। बच्चों को आपके पास छोड़ जाते हैं? छोड़ जाते हैं, खुद भी छोड़ के जाते हैं? जी, खुद छोड़ जाते हैं। और औरत ने अपनी शादी कर ली, मर्द ने अपनी, इस तरह के भी बच्चे हैं। और ज़्यादा बच्चियाँ होती हैं शकील भाई? ज़्यादा बच्चियाँ होती हैं। ज़्यादा बच्चियाँ जी। हमारे पास चूँकि बच्चियाँ हैं मौजूद, तो हमने अभी ऑफ कैमरा कुछ डिस्कशन की है कुछ बच्चियों से। इसमें तैयबा है, मरियम, लाइबा, इन सब बच्चों की अपनी अपनी एक कहानी है जिसकी बेस पे ये सीधी सेंटर तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चियों से ही बात कर ली जाए। सबसे पहले माइक तैयबा के पास है। तैयबा क्या हाल है? मुस्कुराए जा रही हैं तैयबा जब से आई हैं, लेकिन हम तैयबा से इनकी कहानी सुनेंगे। तैयबा कैसे हो? तैयबा के बारे में है कि 1-1.5 महीना पहले ही पहुंची हैं। अच्छा, 1-1.5 महीना पहले ही पहुंची हो तैयबा। बताओ जरा क्या हुआ बच्चे, कैसे आना हुआ आपका? ईदी होम कैसे आया? मैं वैसे तो फैसलाबाद पैंसरे से हूँ। जब छोटी सी थी ना, तकरीबन 5-6 साल की थी, तो मेरे वालिदैन दोनों फौत हो गए, ना बहन भाई है कोई। तो उस वजह से फिर रिश्तेदारों ने कभी आगे किसी के पास छोड़ दिया, कभी किसी के पास छोड़ दिया। तो इसी तरह ना होता रहा ना। तो अब बड़ी हो गई थी, कभी वो मारते थे, कभी कुछ। बहुत अभी आपकी कितनी एज है? 50।
अभी आपकी 15 हो गई हो। 15 ठीक साल है। है और 6 साल की उम्र में अम्मी अब्बू दोनों फौत हो गए। जी। फिर किसके पास रही? सबसे पहले तो मैं अपने फुप्पो की बेटी के पास रही थी, फुप्पो भी फौत हो गई थी। तो उन्होंने आगे चाचू लोग के पास छोड़ा, तो वो जो मेरे चाचू है ना, वो सके वो मत रहे थे ना। अच्छा। मेरे बाबा अकेले थे। ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे ऐसे छोड़ा, कुछ ये बात याद में नहीं है बीच में से ना। तो इसी तरह फिर उसके बाद मैंने पुलिस से बात की। आ जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ। उसके बाद मैंने पुलिस से बात की, फिर उन्होंने आप खुद गई पुलिस के पास? जी खुद गई थी। अच्छा, और ये अच्छा अभी ये रिसेंटली हुआ है? जी, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहीं रहने का इरादा है। यहीं पे रहना है? जी। ठीक है। और आपको किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ठीक है। अच्छा शकील भाई, पुलिस ने आपसे जब रब्ता किया और ये आपके पास आई तो किस हालत में थी? ठीक थी? जरा बताएं। ठीक थी। ठीक थी? जी ठीक थी, लेकिन कोई इसको रखने के लिए तैयार नहीं। अभी ये अपने एड्रेस इसने बताया है कि सदर में मेरी फुप्पी का बेटा रहता था, उन्होंने भी वहाँ से निकाल दिया। फिर मामू की बेटी थी, उनके पास रही। जिस तरह वो घरों में काम कराने, तो इसके ऊपर कोई जुल्म सितम हुआ होगा और ये घर से निकल के पुलिस वालों के पास चली गई। पुलिस ने हमें दिया कि वर्षा को तलाश करो, लेकिन इसके बकौल ना वालिद है ना वालदा है। तो ये कह रही है कि मैं ईदी हूँ। और अभी ये जितने बच्चे आपके पास हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सारे पुलिस के जरिए आप तक आए तकरीबन? तकरीबन पुलिस के तो जरिए। बेटा आपको पता कैसे चला कि ना पुलिस के पास आप जा सकते हो? किसी ने बताया। किसी ने बताया था? किसी ने हेल्प भी किया आपका? मेट्रो पे इत्तला दी। तो मेट्रो आप पे जो इतला दी। कह रही हैं कि आप पे जुल्मों से मारते थे आपको, जी बहुत ज़्यादा। तशद्दुद करते थे, जी। फिर भाग के निकली वहाँ से? नहीं, खुद निकाला था। खुद निकाल दिया। अच्छा, और उसके बाद आप यानी सड़क पे थी? कोई जगह नहीं थी आपके लिए कहीं पर जाने के लिए? ओके, चलो अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आगे आसानियाँ बढ़ते करे अल्लाह ताला हैं। हमारे आपके पास मरियम है, मैं मरियम से भी मरियम आपसे से बात करें। मरियम की भी एक कहानी है और मरियम ने बताया नात भी बहुत अच्छी पढ़ती है। वक्त हुआ तो सुनेंगे, लेकिन पहले मरियम आप कहाँ से हो और आप कैसे पहुँची ईदी हो? मैं जलापुर जटा में थी, तो हम गरीब लोग हैं। मेरे अब्बू ने मुझे किसी घर में काम के लिए करने के लिए छोड़ दिया था। तो वहाँ पर मैं कुछ दिन के लिए रही थी, 2 हफ्ते। तो मुझे वहाँ पर नहीं दिल लगता, क्योंकि मैं कभी अपने माँ बाप से जुदा हुई नहीं थी। कि फिर उसके बाद जुदा नहीं हुई थी कि अपने माँ बाप से अलग नहीं हुई थी? जी। कि फिर उसके बाद अब बहुत दिन हो गए थे, तो मुझे वहाँ पर नहीं रहना था। कि वो मारते वगैरह भी थे, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं दिल लगता। मैं वहाँ से भाग गई थी। यहाँ पर आए थे अपने बहन भाइयों के पास जलाले मुझसे। तो मुझे अपनी बहन और भाइयों को वो नहीं मिला, कहाँ पे मेरे भाई। आपके कितने बहन भाई हैं और अब्बू ने क्यों आपको क्यों अलग कर दिया? वजह क्या? क्योंकि उन्होंने बुला लिया था, जिनके पास हम रहते थे ना। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया था हमें। अच्छा, फिर आपको घर नहीं मिला बहन भाइयों का? जी। तो पुलिस वाले यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि मुझे अपने खाला का घर पता है, मैं वहाँ पर जाना चाहती, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर लाए। लेकिन तो कोई फोन नंबर नहीं याद था आपको? कोई कुछ भी याद नहीं था? कितनी बड़ी थी आप? मैं 9 साल की थी। और अभी आप कितनी बड़ी हो? अभी मैं 15 साल की। 15 साल की। अच्छा, यहाँ पे अब आप रह रही हो इन लोगों के साथ ईदी सेंटर में, खुश हो? सब अच्छा है? जी बहुत अच्छे हैं। दोस्त हैं यहाँ पे? जी। हेल्प कराती हो खाना वाना बनाने में या फिर खाना बना हुआ मिल जाता है? यहाँ पर खाना बना हुआ मिल भी जाता है, मैं खुद भी बनाती हूँ। खुद भी बनाती है? अरे वाह। अम्मी अब्बू याद आते हैं? घर याद आता है? क्या याद आता है ज्यादा? अम्मी याद आती है ज्यादा। उनकी कोई बात ऐसी? अम्मी ज्यादा से ज्यादा जो कहती खुद सीख लो कुछ ना कुछ। मैं नहीं सीखती थी, घर में दुपट्टा वगैरह मैं नहीं लेती थी। अम्मी कहती थी ज़्यादा, कहती किसी के बस यही समझाती कि दुपट्टा लिया करो, मैं नहीं समझती थी। यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। हमारी बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। नात भी सुन लें हम? नहीं, पहले लाइबा से जरा स्टोरी सुन लेते हैं और फिर करें। वक्त हुआ तो क्योंकि हमने मैनेज करना है, क्योंकि लाइबा की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और फिर लाइबा। शकील भाई से हमने अजवा के बारे में भी पूछना है, जो प्यारी सी हमारी न्यू एंकर है ना, इसके बारे में भी हम पूछेंगे। आपकी क्या स्टोरी है बेटा? आप कैसे आए ईदी होम तक, कैसे पहुंचे? मैं गुम हो गई थी, अपने अम्मी अबू से जुदा हो गई थी ना। हम लोग कराची में था, उधर से फिर हम लोग पिंडी आए वैसे घूमने वगैरह के लिए। उधर से मैं अपनी अम्मी अबू से जुदा हो गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पर ले आए थे पुलिस वाले।
अभी कितनी आप बड़ी तक थी आप? आपका कोई राब्ता नहीं हुआ फिर अम्मी अब्बू से? नहीं, अश्कील अंकल ने 3-4 दफ़ा ढूंढा भी है लेकिन नहीं मिला। कितना अरसा हो गया इस बात को? 9 साल हो गए। और गुम कैसे हुई आप? कहाँ पे घूम रहे थे कि अचानक गुम हुई आप? याद है मैं कुछ? मतलब अपने घर से निकली थी ना, कुछ दुकान पे गई थी, उधर से मैं बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी, फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो उधर पुलिस मिली है, वो फिर मुझे यहाँ पर ले आए। फिर शकील अंकल ने बहुत दफ़ा पता भी किया लेकिन नहीं मिला। शकील भाई कैसे? ये तो बड़ी तरीकाकार अनहोनी क्या सी होता बात है। हाँ। ये सिर्फ इसको जब ये आई थी 9-10 साल हो गए, जब आई थी तो इसको ये याद था कि हमारे घर के पास जहाँ पर हम आए हैं कि मेहमानों के जिनके घर आए हुए, उनके घरों के साथ जो है भैंसों के बाड़े जिसको कहते हैं, जिनके घर आए हुए थे हाँ, मेहमान। अच्छा। तो वो इस्लामाबाद पिंडी में जहाँ जहाँ भी जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं वो तमाम इलाकों में मैंने उसको ढूंढा है। इस बच्ची को मैं लेकर गया हूँ काफ़ी दफ़ा, 4-5 दफ़ा से ज़्यादा, ये 4-5 दफ़ा बता रही, काफ़ी दफ़ा लेकर गया हूँ। लेकिन जो वालिद का नाम मिल जाता है तो जब उनकी मिसेस को बुलाया जाता है वो खुद कह रहे हैं कि नाम तो मेरा ही है लेकिन मेरी तो कोई बच्ची या तो बच्चा नहीं शकील भाई, गुम हुआ। शकील भाई ये जिस तरह से जब आप ढूंढते हैं तो आपको इदारों की मदद हासिल होती है ढूंढने जी, में? अगर पुलिस से मैं मदद मांगूं, पुलिस की मदद होती है। वहाँ का जो इलाका है, जैसे पेशावर के इलाके में मैं चला गया हूँ, पंजाब के इलाके में चला गया हूँ, सिर्फ जाके थाने में कहता हूँ कि मैं ईदी होम का इंचार्ज हूँ, ये बच्ची या बच्चा मुझे मिला है और मैं इनको ट्रेस करने के लिए फलाने गांव में जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई और वैसे तशहीर का भी कोई मैकेनिज्म है कि इन बच्चियों की तस्वीरें कहीं शाये की जाएं या आवेज़ा की जाएं थानों वगैरह आपको में? पता है पूरे पाकिस्तान में 320 ईदी सेंटर है, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के फासले पर एक ईदी सेंटर है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है, और इस तरह वो हमारी गाड़ियाँ ड्यूटी के लिए उस एरिया में जाती मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म है जो ये काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो मकसद था इन बच्चों को यहाँ पर बुलाने का, एक तो आपसे मुलाकात भी करवाई जाए और अपनी स्क्रीन के, अपने इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से हम चाहते हैं कि अगर कोई देख रहा है जिनका ताल्लुक इन बच्चियों से हो या जो इन बच्चियों को पहचान ले तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। नंबर आप जानते हैं हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है। तो ये तमाम बच्चियाँ, चाहे वो लाइबा हो, मरियम हो या फिर तैयबा हो, अजवा हो, क्योंकि अजवा की कहानी भी आपको सुनाएंगे कि वो किस तरह से आई अपनी वालिदा के साथ ईदी होम में और कोई पता नहीं है कि वालिद कौन है, कहाँ पर है, या उसके साथ साथ जो बाकी रिश्तेदार है कहाँ पर है, ये बच्ची कुछ बता नहीं सकती है। तो कोशिश हमारी ये है कि आप लोगों तक इन बच्चियों के चेहरे जो हैं हम पहुँचाएँ, इनकी कहानियाँ पहुँचाएँ, ताकि अगर आप पहचान सकें तो इन लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें। ये जितने भी बच्चे हैं इनके साथ एक न एक इनकी दुख भरी कहानी जुड़ी है, लेकिन ईदी सेंटर ने उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा और मुसलसल रख रहा है। शकील भाई, आपने जो तजर्बात हमें ऑफ कैमरा भी बताया, आई विश इतना वक्त हो कि हम उन्हें ऑन एयर भी डिस्कस करें। कोई ऐसा लम्हा इन बच्चों को लेके आते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे हमना के बारे में आपने बताया कि आप खुद गोद में से उठा के लेके आए और एक फ़्रॉक एक शॉपर के अंदर था जिसमें इसको कोई छोड़ के चला गया। कोई ऐसा लम्हा जिसमें बहुत खुशी हुई हो और कोई ऐसा लम्हा जो बहुत दुख का हो आपके लिए इस सारे सफ़र में? सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि मैं ईदी फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ, ईदी फाउंडेशन में काम करता हूँ, वॉलंटियर हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और दुख की बात, दुख तो रोज़ ही होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो 60-70 साल का जब हो जाता है, बुज़ुर्ग हो जाता है, उसके 5-7 बच्चे होते हैं और वही बच्चे उनको लावारिस तौर पर छोड़ के चले जाते हैं, तो अफसोस हो। रोज़ाना की और ये रोज़ाना की बुनियाद पर आप कब से आप जुड़े हुए हैं? मुझे 18वां साल है, 2 साल मैं जोनल ऑफिस में था और 16वां साल है मुझे। कुछ तब्दीली आई इस वक्त के साथ कि कुछ कम हुए हों इस तरह के केसेस या बढ़े हैं केसेस? बढ़ रहे हैं। और इस ऑफिस में आपने कहा आपके पास इस सेंटर में 32 बच्चे हैं। शकील भाई ने हमें बताया कि 32 बच्चे हैं और बाकी बच्चे काफ़ी जो हैं उनकी ज़हनी तौर पे ज़हनी सेहत उनकी ठीक नहीं है बहुत से बच्चों की, और उसकी बुनियादी वजह बचपन के अंदर होने वाला जुल्म है या क्या है, या पैदाइश के वक्त उनकी तवज्जो उनको ना मिलना है, क्या वजह? देखिए, साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा भी होता है कि वो मेंटली तौर पर अपसेट है, दिल में सुराख है, कोई इस तरह के बच्चे होते हैं, क्योर नहीं किया जाता। हाँ, और पेरेंट्स खुद भी छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं बहुत। ये बड़ी हार्ट रेंचिंग बात है। हमना से बात कर लेते हैं। हमना को जरा माइक दे दे। अच्छा, मैं हमना से पूछ रही थी कि बड़े होके तो क्या बनना है, वो तो नहीं याद होगा, लेकिन अभी तो उसने दोस्ती भी बना ली है, उसने ये भी सोच लिया कि बड़े होके उसने बनना क्या है, उसी से जान लेते हैं। बड़े होके क्या बनना है हमना आपने? डॉक्टर बनना है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है इनमें से? शीबा। अच्छा, शीबा में ऐसा क्या है जो आपकी ये बेस्ट फ्रेंड है? इनमें क्या कॉमन है आपका, क्या अच्छा लगता है आपको इनका? आदत मिलती है? खेलते हो साथ दोनों? सब खेलते ये जरा माइक ऊपर दें, ये बच्ची थोड़ी। आपका क्या नाम है बच्चे?
तैयबा। तैयबा, आप कहाँ से हैं और आप कब, आपको याद है कब आई आप ईदी सेंटर? मैं छोटी सी थी तो अपनी अम्मी के साथ आई थी। अम्मी के साथ आई थी, फिर अम्मी छोड़ के चली गई? नहीं, अम्मी भी मेरे साथ रहती। आपके साथ ही थी? जी। अच्छा, तो अभी ईदी होम में रहना कैसा है? मुश्किल है, आसान है, कैसी? बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ मिलकर। पढ़ाई भी होती है, जी। खाना पीना मिलता है, जी। कपड़े वगैरह? जी, बहुत कोई अच्छा। मुश्किल? ठीक है। हमें हमारे साथ चूंकि अजवा भी हैं आयशा, हाँ जी, जिनको अजवा आपने है। आते ही अपनी एंकर की सीट दे दी। मैं अजवा तो की क्या तैयार स्टोरी हूँ है? ये- इतनी प्यारी बच्ची ये आपके पास छोड़ने के रिसेंटली आई लिए। है? नहीं, इनको 3.5 साल हो गए। अच्छा जी, तो है भी छोटी सी। वैसे बेसिकली पठान है। अच्छा जी, इनकी वालदा भी हैं और मेंटली तौर पर अपसेट हैं। अच्छा जी। वालदा भी आपके पास ही है? जी, वालदा भी हमारे पास है। आपको मिली थी, आपके पास जी, पहुंची पुलिस थी? पुलिस के थ्रू ही? पुलिस के तो जरिए। शकील भाई, है। मैकेनिज्म क्या होता है इन बच्चों को? जाहिर बात है बड़ा करने के लिए वसाइल चाहिए, तो ईदी को वैसे तो लोग डोनेट करते हैं, लेकिन क्या उतनी डोनेशन आ रही है? और इस हवाले से अगर आप कुछ अपील भी करना चाहें हमारे देखने वालों से तो प्लीज़ जी, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। फैसल ईदी साहब के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह फिजियोथेरेपी सेंटर बना रहे हैं वो, और गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल बना रहे हैं। अच्छा, तो फंड की कमी की वजह से उनके जो प्रोग्राम हैं वो थोड़े से डिले हो रहे हैं। डिस्टर्ब है थोड़े तो यही है कि ऐसी फाउंडेशंस की जिसका मैं तकरीबन 18-19 साल से वाबस्ता हूँ, और मुझे पता है कि जिस चीज़ के लिए वो पैसे दिए जाते हैं उधर ही लगते हैं। तो मेरी अपील है कि ईदी फाउंडेशन के जो हमारे काम रुके हैं वो जल्द से जल्द, लेकिन वो जब ही हो सकते हैं जब हमारे फंड में काफ़ी पैसों की और ज़रूरत है। एतमाद तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ईदी सेंटर पर लोगों का एतमाद है। जी। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर लोग आंखें बंद करके भरोसा किया करते थे, और उनके जाने के बाद भी आई एम श्योर इसी तरह की सिचुएशन है। जी, फैसल ईदी साहब, साद ईदी, अहमद ईदी साहब का इसी तरह, जिस तरह ईदी साहब के उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसी तरह वो भी ये हम फ्लैश कर रहे हैं। आपके अकाउंट नंबर्स जो हैं हमारे बिल्कुल सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। जी, दिल खोल कर डोनेट कीजिए। मैंने खुद अभी इरादा किया इंशाल्लाह आई विल डोनेट सीइंग दीस किड्स। आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा है और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खाक में बदन आपसे बिछड़ जाता और फिर आपको वो नहीं मिलता, जैसे ये बच्चियों की 2-3 बच्चों की एग्जांपल, बल्कि सभी की ऐसी कहानी है, और फिर कोई राब्ता नहीं हो पाता। आपको क्या मालूम वो बच्चा किस हाल में है, तो आप और मैं हम सब मिलके उस बच्चे की कफालत कर सकते हैं, और ईदी उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। शकील भाई, और कोई बात ऐसी है सेंटर के हवाले से जो आपके जहन में आती है, जो आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना लोगों को, चाहें? कोई मैसेज देना चाहें, कुछ भी आप कहना चाहें? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज अगर आप अपने वालिदैन की कदर नहीं कर रहे, एक वालिद और एक वालदा ने अपने 7-7, 8-8 बच्चों को पाला, तो अगर वो एक वालिद या एक वालदा को नहीं संभाल सकते तो अपने रब को लिए क्या भी जवाब देंगे? रब को जवाब भी देंगे, लेकिन इसी ज़िंदगी, इसी दुनिया में वो देखेंगे वो भी लौट किसी के ईदी आएंगे। सेंटर और ये हम या देखते किसी हैं। और सेंटर ठीक है। वहाँ पर चले जाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और बस छोटों के साथ हुस्न सलूक से काम किया, मतलब रहा है। जाए, और प्यार मोहब्बत के प्यार साथ। मोहब्बत जी। कीजिए। आपका बहुत बड़ा काम है, चाहे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का खुदा उनको गरीक रहमत करे, बल्कि सीधी साहिबा उनको खुदा गरीक रहमत करे, फिर फैसल साहब जो काम कर रहे हैं, और आप सब लोग जो भी उनके रज़ाकार हैं, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, और इन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा करे। हम सब ने इनके सर पे हाथ रखना है। हमारे बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं, तो ये मुस्तकबिल बहुत है हमारा, ये तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी। ज़रूरी है। और एक मरतबा फिर से कहूँगी, रमज़ानुल मुबारक है। पाकिस्तान के बारे में वैसे ही कहा जाता है बहुत ही जेनरस कौम है, तो जितना हो सके दिल खोल कर डोनेट कीजिए ईदी फाउंडेशन को, या इसके अलावा जितने और इदारे adopt भी किया जा सकता है adopt भी बच्चों का किया idea। जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी जो है ना आप कर सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनसे आप बात करते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि कितने स्मार्ट ये बच्चे हैं। मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है इन तमाम बच्चों से। बच्चों, थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहली मरतबा टीवी में आए हैं तो बड़े खुश भी हो रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, साथ रहिए। खुशामदीद एक मरतबा फिर से रमज़ान और हम में। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक जारी है, लेकिन हमारे कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आम ज़िंदगी से मुताल्लिक हैं। उनमें से एक है क्रिप्टो करेंसी, जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के शोबे में तवील अरसे से गैर यकीनी सूरत हाल थी, हम सब जानते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से रिसेंटली कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं जिससे इम्कान पैदा हो गया कि ये शोबा अब रेगुलेशन की जानिब बढ़ रहा है, और उसके नतीजे में ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो सकेगी। अच्छा, पहले तो क्रिप्टो काउंसिल बनाने का ऐलान किया गया था, उसके बाद अब एक एडवाइज़र जो है क्रिप्टो से रिलेटेड वो भी उनका तयन कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब के भाई हैं जो इन्फ्लुएंसर मोमिन है,
अच्छा, भाई वक्त हैं। बदल गया, जज्बात हाँ, बदल गया? जज्बात बदल गए, उनके अच्छा, भाई हैं। ओके, तो भाई। औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना है, तो उनका ये chief बदलेंगे advisor, वक्त, जज्बात देखते क्रिप्टो हैं के या क्या नहीं? कर पाते हैं। आई विश कभी कोशिश करते हैं हम जरा रब्ता करें उनके साथ भी, लेकिन फिल वक्त हमारे साथ मोहम्मद हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे एनालाइज करें और आने वाले वक्त में, जैसे कि हमने पहले भी क्रिप्टो का एक सेशन हारून साहब के साथ किया था, किस जाने जाता देख रहे हैं, खासतौर पर बिलाल बिन साकिब के आने के बाद। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आई होप रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है। क्विकली हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो एडवाइज़र का जो तयन है, जो उनकी जो तैनाती है, उसको आप कैसे देखते हैं, और अब आपको भी लगता है कि हम इसको रेगुलराइज करने जा रहे हैं, इसका मुस्तकबिल मुख्तलिफ होगा पहले हम से? सीरियस हो गए हैं क्रिप्टो इसके की बारे जानिब? में? जी, मेरे ख्याल से तो ये जो इकदाम हुआ है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो कौमी क्रिप्टो काउंसिल बनाने की तरफ जो फैसला किया गया, बहुत अच्छा एक इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके लिए जो उन्होंने नामजद किया बिलाल बिन साकिब को, मैंने इनको जो व्यू किया तो इनको जो है, इनका जो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है वेब3 के अंदर, इसके अलावा डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी लातादार ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने काम किया। तो अब देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो क्या लेकर आता है, ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर आता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में हमारे लिए वो ये है कि इस वक्त जो 2.5 करोड़ सार्फिन है, उनके लिए क्या बेहतरी हो सकती है, उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जा सकता है, ब्लॉकचेन कंपनीज कैसे काम कर सकती हैं पाकिस्तान में, ये सारी बातें, बहुत सारे सवालात हैं जो भी जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारून साहब, इससे पहले भी मैंने ये सवाल किया था जब हमने काउंसिल से मुतालिक अपना सेगमेंट किया था। आज फिर मेरा यही सवाल है, ये 2.5 करोड़ उन सार्फिन का फिर मुस्तकबिल जो है वो आप कैसा देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उनका रुझान या एप्टीट्यूड इसी तरह से रहेगा इस पूरे शोबे को रेगुलराइज होने के बाद भी? अगर टैक्स नेट में उनको लाया जाता है तो रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगी उनकी तरफ से? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसा ना हो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब टैक्स के ऊपर इनको लेकर आया क्रिप्टो करेंसी को, तो उन्होंने उसको 30% अप्लाई किया उससे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। एक तो ये कि जो उस वक्त के जो मौजूदा जो नंबर्स थे, उनके जो सारिफिन थे, उनकी तादाद में कमी आती चली गई। और दूसरा यही हुआ कि लोगों ने फिर जाके अपनी जो कंपनीज थी वो इंडिया से बाहर बनानी शुरू कर दी, यानी कि दुबई की अगर हम बात करें, यूएसए की बात करें, और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर ये कंपनीज बनाई गई हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जहाँ आपने अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप किसी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेब3 के ऊपर करते हैं, फिर वहाँ पर आपको ये फिर आगे जाके चैलेंजेस आएंगे। मतलब कहने का ये, सिर्फ 2.5 करोड़ सार्फिन जो है इससे वो तो इस ट्रेड से मुंसलिक हैं, जहाँ पर वो वेब3 के जरिए या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जरिए जो है ट्रेड करते हैं, और जो वो टोकन या कॉइन्स बाय करके अपने पास होल्ड करते हैं अरसे के लिए, और उस पर पैसे बनाते हैं। बात सारी आती है कि जब आप उसको कैश आउट करते हैं तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर सकती है। उनको चाहिए कि इस वाले निज़ाम को उसमें थोड़ी सी नरमी लेकर आए, ना कि ये सख्ती लेकर आए और 30% या 20% टैक्स लगाया जाए। मेरे ख्याल से, मेरी जहाँ तक राय, हो सकता है कि इस बात को ना माना जाए, लेकिन मेरे ख्याल से 5 या 6% का अगर टैक्स लगाया जाए तो ये भी बहुत है, ताकि आवाम को थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नजर आता है। अच्छा, एक इम्कान ये भी तो मौजूद होता है ना कि जो ऐसा पैसा जो बाजू का लिजिट नहीं होता वो भी पार्क हो जाता है इसके अंदर, और हम तो पहले ही FATF की एक बहुत बड़ी अजीमत को सहते रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम ब्लैक लिस्ट होते होते बचे हैं। तो अब क्या, जब हम इस रेगुलेशन की जानिब जा रहे हैं, तो वो फैक्टर आपके ख्याल में है हमारे माइंड में, या कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आप तजवीज़ कर सकते हैं बतौर एक्सपर्ट? देखिए, जहाँ तक बात आपने लेजिड की है, ये तो खैर बताना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा लेजिड है, कौन सा नहीं है। तो उसमें तो जब बात हो रही है कि जब आप उसको कैश आउट करते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम टैक्स लगाए जाएं, वो भी हम कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है। अब अगर ये फैसला ये अगर किया जा रहा है कि जी इसको हम जो है, इस ग्रे एरिया को हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसका आसान तरीका ये कि इसमें हमेशा अपनी पॉलिसी में लचक लानी चाहिए, नरमी लेकर आनी चाहिए, ताकि आने वाले आइंदा दिनों में आप देखें जो सार्फिन है 2.5 करोड़, वो कम हो गए 2 करोड़ या 1.5 करोड़ या उससे कम ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर जो हैं, की बात सही ठीक है, सॉरी टू कट यू, पॉलिसी मेकर जो हैं उनका इस बारे में सेवी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि पॉलिसीज़ भी अक्सर हमारे यहाँ पर वो लोग बना रहे होते हैं ना जिनको उस फील्ड का मोस्टली पता ही नहीं होता है। सिर्फ एक शख्स के एडवाइज़र लगने से यू थिंक काफ़ी है, या फिर एक पूरा हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिज्म होना चाहिए, और एक पूरा ग्रुप होना चाहिए जो अपने मशवरे भी दे, अपने तज्ज़े भी दे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे और उसकी बुनियाद पर पॉलिसी बने? नहीं, जाहिर सी बात है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को मिला के एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें बहुत सारे एडवाइजर्स मौजूद हों, ताकि वो सबका फैसला उसमें बाहमी जो भी हो उस पर फैसला किया जाए कि आया। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि किसी एक के कहने से भी वो चीज़ गलत हो जाती है, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का मजमूआ अगर उनकी बातों को मिलाया जाए तो उसमें काफ़ी आसानी पैदा होगी और काफ़ी ज़्यादा सहूलत पैदा होगी। ना कि अगर आपने किसी एक को तैनात कर दिया और उसी के कहने पर चलना शुरू हो गया, तो आगे जाके हो सकता है चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो
आवाम की राय आएगा। आवाम की राय लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। यानी कि 2.5 करोड़ सार्फिन, मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो जहाँ पे 4-5 लाख हैं इतने अरसे में जाके, और क्रिप्टो करेंसी को अभी 8-10 साल या 6 साल या 7 साल हुए पाकिस्तान में आए हुए, और इतना तेज़ी से इसने फ़रोग पाई है कि अभी 2.5 करोड़ कस्टमर इस वक्त काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री से मुंसलिक होकर। फ़ायदा कितना होगा हमारी मईशत को अगर ये रेगुलराइज कर लेते हैं हम इसको, इस पूरे शोबे को, क्रिप्टो करेंसी को? हमारी मईशत कितनी स्टेबल रहेगी या बेहतर कितनी होगी? देखिए, मेरा भी काफ़ी लोगों से सवाल रहता है, काफ़ी ग्रुप में सवाल रहता है कि लेट सपोज अगर हम कुछ ग्रुप बनाएं, अच्छे यहाँ पे एक टीम पैदा करें जहाँ पे वो ट्रेड कर सकें, क्योंकि अब जो ट्रेड होगा वो पाकिस्तान में रह के तो नहीं होगा, वो तो जाहिर सी बात है एक आपके पास एक इंटरनेट के ऊपर एक जंग होगी, ताकि अगर आपकी टोकन परचेज कर सकें, उसको सेल कर सकें। बात होती है कि फर्ज कर लें कि अगर एक ग्रुप बनाया जाए, पूल बनाया जाए, जहाँ पर फर्ज कर लें कि $1 मिलियन लगाए जाए, एक सरमायाकारी की जाए कुछ प्रोजेक्ट्स पे, और उसको 6 महीने बाद, साल बाद उसको अगर आप उसका रिटर्न देखें, वो अगर 1 मिलियन से होकर 2 मिलियन, 3 मिलियन, या फर्ज कर लें वो 5 मिलियन चला जाता है। बिटकॉइन की हो सरमायाकारी, या बाकी इथेरियम या सोलाना या बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जब आप उनको कैश आउट करें, जब आप उनको एक्सपोर्ट करें, यानी जब आप उनको कैश आउट करें पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की मईशत में जाहिर सी बात है एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगी। इसके अलावा आप आ जाएं ब्लॉकचेन कंपनी से, गेमिंग कंपनी हो गई, डिफाई कंपनीज होंगी। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी गेमिंग कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के सार्फिन को ये सहूलत दे सके। अब आजकल आपको पता है कि हर जगह दौर है Web3 का, कि अपने वॉलेट को आप कनेक्ट करें किसी भी वेबसाइट के जरिए, और वहाँ पे अपने जो भी आपके पास टोकन है, कोई भी ऐसा कॉइन आपके पास है, आप उसको वहाँ सरेंडर करके अपने आप जो भी सहूलत लेना चाहें उस वेबसाइट के थ्रू आप सहूलत ले सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी इसको कैश आउट करने की, जब इसको कैपिटलाइज करने की, इसको मतलब उसको जो कैपिटल हम गेन लेकर आएंगे इसको, वहाँ पर हमें ये सहूलत देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उसको बासानी बैंक में वो पैसा उतार सकें, ताकि आवाम को वो सबसे ज्यादा फायदा हो। ऑलरेडी हम इतना सफर कर रहे हैं, इवन पेपॉल नहीं, अभी तक बहुत सारे लोग उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, कहते हैं हायर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। इसके अंदर इट सीम्स लाइक एन ईजी मनी, आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व, एंड इस तरह से लगता है। तो उसमें फिर जो स्पेकुलेटिव नेचर है इसकी, जाहिर बात है वो हमें बहुत हद तक, मेरे जैसे जो यूज़र्स हैं वो उनको थोड़ा सा तशवीश में मुब्तला करती है, जो कि इसके अंदर आसानी भी नज़र आती है, और फिर जाहिर बात है स्पेकुलेशन का कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि इसका रोल आ जाता है। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आ सकता है, या ये जो इसकी स्पेकुलेटिव नेचर है वो ऐसे ही रहेगी कि एक खबर आई तो बिटकॉइन फ्लाई कर गया एंड देन इस तरह की चीज़ें, स्टॉक से मिलता जुलता कुछ? देखिए, अभी तो ये होता है कि ये इसको आम जबान में कहें, दिस इज द हार्डेस्ट वे टू अर्न इजी मनी। ये आसान पैसा बनाने का बहुत मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए बेहतर ये है कि लोग अपने पास एडवाइजर से मशवरा लें, लोग अपने पास एक ऐसी टीम के साथ काम करें जिनको पहले से कोई तजुर्बा हो। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत शदीद कमी है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग का कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो बाकायदा क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड कराया जा सके, क्योंकि क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग होती है वो 24 घंटे के लिए होती है। एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास वो सारी मालूमात हो, चाहे आप वो गूगल से आप एक्सट्रैक्ट कर लें, चाहे वो ChatGPT से कर लें, चाहे आप कहीं से भी मालूमात इकट्ठी करें। यू मस्ट बी नो अबाउट द प्रोजेक्ट कि उसकी वाइबिलिटी कैसी है, वो कैसा प्रोजेक्ट है, वो कितना जो है वो सूदमंद साबित हो सकता है उसको यूज। बिलाल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिलाल बिन साकिब से आपने कहा कि आपने उनकी प्रोफाइल देखी है, मैंने तो नहीं देखी, मेरा सब्जेक्ट भी समहाउ ये नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा नहीं जानता। आपका चूँकि सब्जेक्ट है, आपने क्या देखा है और उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बतौर एडवाइज़र? वो कहाँ से, वेयर ही इज सपोज्ड टू स्टार्ट दिस ऑल? देखिए, उनका Web3 में एक्सपीरियंस रहा है, उनका ब्लॉकचेन कंपनीज में एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा ये कि वो अब ये नहीं पता वो इस कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन जो असल चैलेंज आएगा हमें ट्रेड के हवाले से आएगा। यानी कि बहुत सारी जो एक्सचेंजेस इस वक्त पाकिस्तान में अपने सार्फिन को हमारी सहूलत दे रही है, जैसे बाइनेंस है, KuCoin है, MEXC है, इसके अलावा बिटगेट है, बाइबिट है, ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस जहाँ पर हमारे कस्टमर्स, हमारे पाकिस्तानी जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि इसमें से पैसे बनाए कैसे जाते हैं, इसके ऊपर जो है अपना प्रॉफिट कैसे गेन किया जाता है, लॉस से कैसे बचा जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप होगा जो मुझे आइंदा चल के नजर आएगा। और ये बड़ा जो कमेटी है, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, आपने बहुत से लोगों को फर्क नहीं पता है। बहुत से लोग इस चक्कर में कि वो ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेड करने के लिए आते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर प्रॉफिट बनाएंगे और फिर पैसे फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हारून साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए राइट नाउ अगर हम मार्केट को देखें, हमें सारे कॉइन्स जो हैं वो नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, माइनस में ही नजर आ रहे हैं। कौन सा कॉइन बेहतर रहेगा? थोड़ा सा नहीं, मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जरा देखती रहती हूँ। तो कौन सा बेहतर रहेगा इस वक्त अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है कोई क्रिप्टो में? अच्छा, ये वक्ती तौर पे डिप आया है और ये आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी गोल्ड रन की तरफ हम जाते हैं हमेशा से एक कैपिचुलेशन आती है। कैपिचुलेशन का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा से एक डिप नजर आएगा जानबूझ के, ताकि वो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जिनके पास छोटी सी होल्डिंग है,
और वो अपना किसी पैनिक में आके वो अपना टोकन भेज देते हैं। देखें, बड़ी वेल या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आपसे हमेशा वो कम प्राइस पे परचेज करें। अब वो कम प्राइस पे परचेज करने का एक वाहिद हल ये है कि मार्केट में जो है एक तरह से कियोस्क फैलाया जाए, फंड फैलाया जाए, ताकि लोग परेशान होकर अपने जो टोकन है भेज दें। जहाँ तक बात है अच्छे ये भी टोकन की, मेरा नहीं साइकोलॉजिकल ख्याल है वॉर कि ये इस इसका वक्त मतलब सारे- है, हम यही समझे ना अरुण साहब। तो जिनके पास इस वक्त कॉइन्स हैं वो उसको होल्ड संभाल करके के रखें, रखें। संभाल के रखें, बेचने की आप जरूरत संभाल नहीं के रखें, है। आपको बेचने की मेरे पास जरूरत अभी नहीं है। नहीं है, कौन सा वाला? लेकिन देखते हैं बिटकॉइन, यू नो। अच्छा, बिटकॉइन, ओए होए, इधर तो हाई ट्रेड चल रही है। चले हारून भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप मौजूद रहे और आपने हमारी रहनुमाई की। वंस अगेन आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है किसी भी फाइनेंशियल मामले के अंदर, चाहे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, स्टॉक में लगाते हैं, कहीं जगह पे भी आपकी अपनी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सपर्ट्स मौजूद है, आप इनसे बराह रास्त रब्ता करके सबक ले गाइडेंस सकते हैं। आप और ले फिर सकते हैं, गवर्नमेंट लेकिन अपनी अकल के मुताबिक फैसला करें। ऐसी कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट बना रही है, मेरे ख्याल में अच्छा है, कम से कम कुछ लोगों को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी अगर ऐसा होता है। क्विकली आगे बढ़ते हैं, हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो गई हैं और रमज़ान में चूंकि रोज़े के वक्त बहुत सारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमने सेगमेंट रखा हुआ है, थोड़ा लेट हो गया आज माजरत, और वो है हमारा बेहतरीन मज़ेदार पकवान। मज़ेदार पकवान वजीहा सईद हमें ज्वाइन करती है कराची से, उनकी तरफ चलते हैं। वजीहा, आज क्या बन रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाइनीज कोन, ठीक है, जो बहुत मुनफरिद और बहुत मजे की है, और साथ ही हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन विद गार्लिक। देखिए, हमने कहा बहुत देसी हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमने कहा कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं ताकि लोगों की इफ्तारी और ज़्यादा सजे और मज़ेदार बने। इससे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं, मैं हाथ धोने जाती हूँ क्योंकि आपको पता है सफाई ने सामान है, और हमेशा रमज़ान हो, घर से बाहर से आए, आपको अपने हाथ ज़रूर धोने हैं लाइव बॉय से, क्योंकि लाइव बॉय ने जो एलोवेरा वाला निकाला है वो बहुत अच्छा इनका हैंड वॉश है, और उससे तो हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइव बॉय 99.9% हमारे जरासीम साफ करता है, और इसीलिए हम इससे हाथ धोते हैं क्योंकि हमें अपने घर वालों को भी महफूज रखना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने चलते हैं अपनी डिश की तरफ। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम चाइनीज़ चिकन कोन्स कैसे बना रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए थ्रेड बॉयल चिकन चाहिए, उसके लिए हरी प्याज चाहिए, बंद गोभी चाहिए, गाजर चाहिए, नूडल्स चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, सफ़ेद मिर्च चाहिए, काली मिर्च चाहिए, चिकन पाउडर चाहिए, लहसुन पाउडर भी हमें इसमें चाहिए। ठीक है, इसमें हम लहसुन नहीं डालेंगे, हम लहसुन पाउडर डालेंगे, और नमक चाहिए हस्बे जायका जैसा आपको पसंद हो, और इसमें कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम, और आपको तो पता है जब आए खाना बनाने की बात तो जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा हमारा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसमें डालडा ऑयल डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, हमने बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि वेजीज हैं, ज़्यादा सोगी नहीं करना हमें उसे। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब चीज़ें, हम फटाफट डालेंगे, ये झटपट बनेगी, और बस रैपिंग करनी होगी आपको, और क्या। कोन की रैपिंग हम आपको सिखाएंगे कि हमें कैसे करनी है। हमने इसमें चिकन डाला। ठीक है, अच्छा, जल्दी जल्दी सब फ्राई करना है। हरी मिर्चें पहले मैं इसलिए डालूँ कि इसमें खुशबू समा जाए, चॉप करके डाली है मैंने। इसी के अंदर हमने पहले हम सब्जियां डालना शुरू करते हैं ताकि हमारा सारा सामान मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमने डाली इसमें हरी प्याज। अच्छा, आपको पता है हम ज़्यादा सब्जियों में फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारा पानी सब्ज़ी छोड़ने लग जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। कटिंग आप कोई सी भी कर सकते हैं, मैंने जूलियन की है। ठीक है, आपका दिल है, आप जैसे मर्ज़ी इसकी कटिंग करें, चॉप कर सकते हैं, जैसे दिल हो। ये हमने इसमें कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नूडल्स। ठीक है, हमें अपने सारे नूडल्स ऐड करने हैं। ठीक है, और ये मैंने बॉईल करके रखे थे। अच्छा, नूडल्स और मैक्रोनी का जो टाइम है ना बॉईल का, वो है 6 to 7 मिनट, इससे ज़्यादा आप बॉईल नहीं करिएगा, फिर टेस्ट सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। हम डाल रहे हैं लहसुन पाउडर। अच्छा, हम लहसुन पाउडर डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, सफ़ेद मिर्च ½ टीस्पून के करीब डाली हमने, काली मिर्च भी हम 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं, क्योंकि मैं कूटी हुई मिर्च ऐड नहीं करूँगी, फिर वो चाइनीज़ लुक नहीं आता। ठीक है, नमक हस्बे जायका, और नमक मैंने हाथ से इसलिए डाला थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, सोया सॉस हमें इसमें ऐड करना है, तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हमें विनेगर भी ऐड करना है।
3 टीस्पून मैंने डाले इसमें, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि हमें डर है कि हमारी सब्जियाँ पानी ना छोड़ दें। अब मैं इसे निकालूंगी कि हमारा पैन फ्री हो जाए, ठीक है, और हमें स्पेस मिल जाए। इतनी देर थोड़ा सा ये ठंडा होगा, फिर मैं इसके अंदर इसकी कोन्स बनाना आपको बताऊंगी। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए क्योंकि थोड़ा आप ये भी इस बड़ा बात ही पे लस रहा है और मुझे लगता है वो ओरिजिनल टेस्ट की जानिब। अच्छा, ये तो हो गया। अब आगे हम किस जानिब जा रहे हैं वजिया? आगे क्या करने जा रहे हैं? जा रहे हैं अपनी कंग पाव की रेसिपी की तरफ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़ते हैं ताकि अच्छी बन जाए। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसमें मैंने जूलियन कटिंग चिकन ली है, जितनी आपको चाहिए। मैंने 250 ग्राम्स लिए। इसमें हमें सिर्फ हरी प्याज डालनी है, ये देख लें। मूंगफली हमने रोस्ट करके रखी है, और इसमें चाहिए गार्लिक, चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी, ये सेसमी ऑयल लाजमी चाहिए। अब मैं पहले यहाँ पे सॉस बनाती हूँ इसका, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। ये डार्क सोया सॉस और जो है नॉर्मल सोया सॉस, दोनों ही हैं, ठीक है। मैंने ये पूरे निकाल दिए, ठीक है। इसमें हम डालेंगे विनेगर। ये देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून विनेगर। ये हमने चिकन पाउडर डाल दिया। ये हम सेसमी ऑयल इसलिए डाला जाता है, अपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में हम गए कभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है मज़े की, वो होती है सेसमी ऑयल की। हम इसमें शुगर भी डालेंगे। शुगर हमने इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून डाली है, ठीक है। इसे डिज़ोल्व करना है। सेसमी ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, लम्स ख़त्म करने हमें इसके, इसमें लम्स ना हो, हमने सब कुछ इसमें डाल दिया और इसी में चिकन हमारी पकेगी और गलेगी, ठीक है। ये हम यहाँ रखते हैं। चले, हमने पहले इसका ये मिक्सचर इसलिए बनाया है कि सब कुछ आसान और झटपट हो और आपको समझ भी आ जाए कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये देख, हमारा फ्लावर गिर गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी हम डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लेवर इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आपको तो पता है, जहाँ ममता वहाँ डालडा। अच्छा, चाइनीज़ हमेशा थोड़े से ऑयल में बनता है, बहुत ज़्यादा में नहीं बनता, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन 4 to 3 टेबल स्पून डाला है, ठीक है। मैं स्पून निकाल लूँ, ठीक है। मैंने इसमें ये गार्लिक डाली हूँ। जिंजर गार्लिक ये कुटा हुआ है मेरा। साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, और इसमें हमें साथ ही ये वाली हरी मिर्च ऐड करनी है। लेकिन हम 1 मिनट बात करेंगे ताकि ज़रा सा कलर चेंज करे। फिर ये डाला, हम इसमें ये डाल दी हमने कुटी हुई मिर्चें। ये मैंने इसमें डाल दिया मिक्सचर। अच्छा, इसके अंदर हम ये वाली जो हमने ग्रीन पार्ट इसका ऊपर का निकाला है, हम ये डाल रहे हैं, और मैं इसको अब ढक दूंगी। ये हमने गार्लिक राइस के लिए हमने पॉट निकाल लिया। मैं राइस बॉईल करके ले आई थी, हाफ डन। और इसमें भी हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें विटामिन ई है, ठीक है। तो मैं इसमें गार्लिक राइस बना रहे हैं, तो हमें गार्लिक बहुत ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो। ये हमने इसमें डाल दिया है। ज़रा सी इसकी खुशबू आने लगेगी गार्लिक की अच्छी अच्छी, तो मैं इसमें चिकन पाउडर और राइस ऐड करूँगी। अच्छा, चावल उबालते हुए हमने जो है इसमें पानी डाल दिया, नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है। इस बात का ध्यान रखना आपने। अब मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। ये मैंने रोस्ट करके रखी हुई थी। अच्छा, कंग पाव में हमेशा मूंगफली ज़रूर डलती है। ये मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी, और ये हमारी कंग पाव चिकन रेडी है। इसका टेक्सचर देखें, इसकी खुशबू देखें, इतनी अच्छी और मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे राइस हो गया हमारा।
गार्लिक ब्राउन होने लग गया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं जो इसमें हाफ डन बॉयल लाई थी, अब इसी के ऊपर मैं चिकन पाउडर छिड़क दूँगी। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है, ताकि क्योंकि हमने चिकन डाला नहीं इसमें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, ताकि इसमें अगर कोई कसर बाकी है, क्योंकि हाफ डन थे ना, तो कोई कसर बाकी है तो ये हो जाए। अगर आपके पास चिकन की यखनी पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। चले जी, अब हम आ जाते हैं कोन बनाने की तरफ। आप इसको रोल पट्टी से भी कोन बना सकते हैं, समोसा पट्टी से भी। रोल पट्टी से बड़ी कोन बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ से छोटा सा इसको बंद करना है, फिर इसकी हमें कोन बनानी है। हाथ में ग्रिप नहीं आ रही इसकी हमें, ये देखिए बड़े आराम से हमारी कोन बन गई है। इसके अंदर हम मिक्सचर डालेंगे। ये देखिए, इसको हमने यूँ करना है। ये हमारा ये आ गया, इसको हम अब यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हमें अच्छी तरह से हमने सील करना है। अच्छा, इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकती हैं। अब मैं इसको बस लास्ट लपेटूंगी। ठीक है जी, इसी तरह हमें इसको हमने अच्छी तरह सील करना है। ये हमने कर दिया। अब जो है हमने 4 बनाए हैं, अब हम इसको फ्राइंग की तरफ जाते हैं, ताकि इसकी प्लेटिंग भी हो जाए। अब हम इसको ऑयल डालेंगे इसमें। क्योंकि डालडा है तो फ्राइंग आइटम तो ज़रूर बनना है, ठीक है, तो इसलिए हमने निकाल लिया अपना डालडा। जहाँ मन था वहाँ डाल। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। हमारा ऑयल ज़रा सा गर्म होगा तो इसमें डालने लग जाएंगे। अच्छी तरह देख ले, मेक श्योर कर लें कि सील हो। अब हम प्लेटिंग की तरफ आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ राइस की। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखते हैं प्लेटिंग, वो हम देख रहे हैं, करना बता रही हूँ आपको कि हमें कैसे करनी है, ठीक है। अच्छी तरह मैंने इसे हमें चिपका देना, ठीक है। ये हमने किया। ठीक है, ये हो गया हमारा। कलर चेक करें, कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जितनी नीड हो उतनी डालें। इसको हम हटा देते हैं। हमारी एक डिश रेडी है बिल्कुल, और इसको हम यहाँ रखने जा रहे हैं। सही है। ये भी हमारे हो गए हैं अच्छे से फ्राई चिकन चाइनीज़ कोन्स, ठीक है। ये देखिए जी, अब हमारी दोनों डिशेस हो गई हैं रेडी। बहुत जबरदस्त वजिया। आई होप कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और जो भी लोग इनको ट्राई करें प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसा बना है। सो वंस अगेन अनदर डिश इन रमज़ान पकवान, मज़ेदार पकवान। अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। आप देखते रहिए रमज़ान।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे रमज़ान और हम में रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। वैसे हम अपने इर्द गिर्द अपने माशरे में देखें तो हमें ऐसी कई तंजीमें, ऐसे कई इदारे नज़र आते हैं जो खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो इदारे हैं जिनके नाम को दुनिया जानती है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने तौर पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपनी फैमिली से पैसे इकट्ठे करके अपने तौर पर लोगों की इफ्तारी का, दस्तरखान का एहतमाम अपनी रूह और अपने ज़मीर की अनसंग तस्कीन हीरोज़ के की लिए उस दिन आप बात कर रहे थे। बिल्कुल कह सकते हैं। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहूँ, तंजीम कहूँ, है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है रज़ाकाराना तौर पर। ये एक यूथ प्लेटफॉर्म है, माशरे की बेहतरी के लिए बेलौस खिदमत ये लोग कर रहे हैं। 2016 से मुसलसल ये जारी है, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। हर रमज़ान में मेहरबान अफ्तार दस्तरखान एक उम्मीद की किरण के तौर पर ये लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। रोज़ाना 500-600 अफराद आते हैं और उनको ये लोग अफ्तार फराम करते हैं। और आम दिनों में भी जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ख़ासतौर पे हम अगर इस्लामाबाद के कुछ इलाकों की बात करें, उसमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये बाइकिया राइडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनको भी ये बहुत मदद करते हैं। इनके रूह रवा हैं अतीक आफरीदी साहब, जो कि बानी हैं इसके, हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा ज़रा इनसे गपशप लगाई हो, इनकी कोशिशों को सराहा दी जाती है। भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इनके बारे में आपको बताएं कि इनको मुख्तलिफ अवार्ड्स भी नेशनल लेवल पर दिए जा चुके हैं, जिसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी आप प्लीज़ अपने सफ़र के बारे में भी बताइए और अवार्ड्स के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, 23 मार्च 2016 से हमने ये एक्ट ऑफ काइंडनेस का सफ़र सिर्फ 3 दोस्तों से शुरू किया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ अक्रॉस द कंट्री इन मल्टीपल सिटीज़। और इन्हीं खिदमात की तरफ में मुझे 23 मार्च 2024 को ISPR की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशन दी गई। अच्छा। और 2023 में PSL हमारे हीरोज़ ऐसे ही लोगों को अच्छा PSL हमारे हीरोज़ का अवार्ड एग्जैक्टली उसमें भी हुआ। और ये सारे कुछ हम वॉलंटरीली बेसिस पे कर रहे हैं, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बोला है। ये 2016 से हम ये दस्तरखान भी यहीं पे सेम स्पॉट पे चमन मेट्रो स्टेशन के पास G94 में हम लगाते हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मजदूर आते हैं। और ये सारे मजदूर KPK के दूर दराज इलाकों से या पंजाब के दूर दराज इलाकों से यहाँ पे मजदूरी के लिए आए होते हैं। एंड दे हैव नो प्रॉपर शेल्टर, लाइक वो फुटपाथ पे सोते हैं। बहुत बड़ी तादाद होती है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक हम जितना फूड लेके आते हैं अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, उससे ज़्यादा लोग आते हैं और हमें रोज़ चीज़ें फिर ज़्यादा करनी पड़ती हैं। भाई आगाज़ कहाँ से हुआ? कोई स्टोरी है इसके पीछे कि कहीं पे इमोशनल हो गए, कुछ देख लिया, कहीं से इंस्पायर हो गए? इंस्पिरेशन तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बड़ा नाम कोई नहीं है इस मुल्क में। उनके नाम के इतराफ़ में हमने अब हु इज़ ईदी के नाम से एक प्रोजेक्ट भी अपना बनाया, जिसमें व्हील चेयर्स डोनेट कर रहे होते हैं या बाकी इस तरह बेड वगैरह हो गए, ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए हॉस्पिटल में, जहाँ जो हमारी कैपेसिटी में आते हैं वो कर रहे होते हैं। तो वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खराज तहसीन के लिए। बाकी अगर देखा जाए स्पार्क की बात की जाए, काइंडनेस स्पार्क जहाँ से था, तो मेरे ख्याल में जब ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर 2005 का, तो वो मैं स्कूल में था, लेकिन उस टाइम मैंने अपने घर से पैसे कलेक्ट करके गर्म कपड़े, अपने कंबल वगैरह कलेक्ट करके, तो वो लोग इमदाद भेज रहे थे। इलाके में पता भी नहीं था, छोटे देख के बालाकोट का मेरे ख्याल में वहीं पे अल्लाह ने मेरे अंदर शायद अल्लाह ताला तो चुनता है इसके बारे में। एग्जैक्टली, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह चुना है और अल्लाह के फजल करम से वो स्पार्क अब एक फ्लेम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत ही अच्छा। और हज़ारों की तादाद में हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं। मैकेनिज्म क्या है भाई, हाउ इट वर्क्स? एक्ट ऑफ काइंडनेस कैसे काम करता है? एक तो हमें कि बिल्कुल वॉलंटरीली काम करें, विद नो ओवरहेड्स, विद नो ऑफिस आर सैलरीज, लेकिन वी आर अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट। अच्छा। हाँ, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। वी हैव ऑफिशियल बैंक अकाउंट जिसका प्रॉपर ऑडिट होता है। और दूसरा है कि हमने फिर सिटी वाइज चैप्टर लीड्स लगाए होते हैं, जो कि उन टीम्स को देख रहे होते हैं। लाइक जिस तरह लाहौर है, सियालकोट है, क्वेटा है। एंड इस मौके पर मैं ये भी बात करूँगा कि इन इलाकों की हमारी टीम लीड्स फीमेल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और 50% छोड़े बल्कि 70-80% हमारे साथ फीमेल्स इसमें वॉलंटियर्स हमारे साथ आते हैं। खवातीन इस मामले में डिफरेंस फील होता है मेल एडमिनिस्ट्रेटर और मेरे ख्याल में जितनी फीमेल्स दिल से काम करती है, मैंने मेल्स को शायद उस तरह से नहीं देखा। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं और मतलब मैंने देखे कि ज़्यादा आती हैं लाइक वॉलंटियर में। खिदमत का जज़्बा भी एग्जैक्टली थोड़ा सा ज़्यादा हमारे साथ लाइक रेशियो देखा जाए तो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमने चैप्टर लीड्स बनाए होते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, तो उसी में हम सारी अपनी एक्टिविटीज़, अपने प्रोजेक्ट्स की कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। कैसे जुड़ सकता है आपसे? एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान या actsofkindness.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे सोशल्स, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसी नाम से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से। तो दे कैन मैसेज अस इफ एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर और टू डोनेट, या खुद आना चाहें दस्तरखान पे, या बाकी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं
हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स जो वॉलंटियरली हमारे साथ जाते हैं। ठीक है। लाइक वीकेंड पर उनकी एक ही छुट्टी होती है, लेकिन वो भी इसी में कुर्बान करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आपके जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं? एग्जैक्टली मेड खिदमत के नाम से हमारा यही प्रोजेक्ट है, जिसमें 133 मेडिकल कैंप्स अभी तक हम कर चुके हैं अक्रॉस द कंट्री, लाइक सारे दूर दराज इलाकों में, कश्मीर में, चित्राल में, गिलगित में, इवन जब फ्लड आया था तो सिंध में हमने कैंप किए हैं, कलाम, अतरोड़, सवात हो गया, सारे इलाकों में। एक दिन का कितना खर्चा है? हमारा दस्तरखान पे तकरीबन 55 to 60,000 पर डे का खर्चा आता है। कितने लोग इसमें हो जाते हैं? इसमें 500 ऑलमोस्ट हो जाते हैं। और मेन्यू क्या रखते हैं? मेन्यू हम उसमें प्रॉपर चिकन कोरमा सर्व करते हैं, नान रोटी हो जाती है, एंड समटाइम्स हम स्वीट डिश भी कर लेते हैं, जर्दा या हलवा हो जाता है, फ्रूट्स प्रॉपर देते हैं, डिफरेंट पकौड़े, समोसे हो जाते हैं, शरबत हो जाता है। 55-50,000 मैनेज हो जाता है, कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी कोशिश करें, और मेरे ख्याल में अल्लाह के करम से और हमारी मदद से सारा कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रूटनाइज करते हैं कि कौन आके खाना खाया, जो आ गया बस आ गया। सर इट्स ओपन टू ऑल, अब किसी से नहीं पूछते। इसमें टैक्सी ड्राइवर्स, अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का जी काम बिल्कुल। है। तो एक तो टैक्सी ड्राइवर्स उसमें आते हैं, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं वहाँ पे, बाकी बाइक राइडर्स हो गए, या वैसे भी लोग गुजरते हुए आजकल माशी बदहाली का शिकार, काफी लोग सफेद पोस्ट लोग भी आते हैं। बहुत सारी नेक तमन्नाएं। कोई और बात ऐसी कहना चाहें आप अपने देखने वालों को, डोनेशंस के लिहाज से कुछ भी आप कहना चाहें? सर एक ही मैसेज है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, खासकर यूथ के, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को डोनेट करें या वॉलंटियर करें। आपको जहाँ भी ऐसे दस्तरखान जाएं, आप इन लोगों के साथ एटलीस्ट बैठें, उनके साथ अफ्तार करें और इनके साथ वॉलंटियर करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको एक इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट फील होगा। इंशाल्लाह हम भी आपके प्लेटफॉर्म के साथ खड़े होंगे जी। जो भी कर सकते हैं आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए भाई। एक्ट ऑफ काइंडनेस को ज्वाइन करें या फिर जो भी इदारा आपको बेहतर लगता है, लेकिन डोनेट जरूर करें। आप भी एक छोटा सा हिस्सा डाल सकते हैं, एक दिन के लिए अगर आप वहाँ पर चले जाएं, या फिर अपने थोड़े से अगर आप डोनेट भी करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। ये अपने तौर पर एक छोटी सी आपकी नेकी होगी। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं जी। एक हमारा ऑलमोस्ट आखिरी सेगमेंट जिसकी जानिब हमने बढ़ना है फॉर नाउ इस घंटे के लिए, वो है बच्चे और माँ की मोहब्बत। इसके बारे में हमने बात करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में जो माँ की मोहब्बत है वो बेमिसाल है, मगर वालिद की अहमियत भी उतनी ही गहरी है जिसकी और कोई रिश्ता उसकी जगह नहीं ले सकता। और ख़ास तौर पे अगर आपके वालिद आपके पास ना रहें, जुदा हो जाएं, तो उन बच्चों से आप पूछिए, मेरे जैसे बच्चों से पूछिए जिनके वालिद ना हों, कि वालिद की मोहब्बत को आप कितना मिस करते हैं। सो आपकी अक्सर वालिद जो हैं वो घर के बाहर की मसरूफियात में रहते हैं, वालिदा घर रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई गैप भी आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है, एक डिस्टेंस समझने लगते हैं, लेकिन इसको ओवरकम करना बड़ा अच्छा, हमारे माशरे में या पूरी दुनिया में माँ की मोहब्बत जो है ना, उसको तो सब मानते हैं कि माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इनफैक्ट अल्लाह ताला ने माँ को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी मोहब्बत को बयान करने के लिए, कि वो बंदे से कितनी इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन फादर की मोहब्बत या बाप की मोहब्बत जो है ना, उसको उतनी ज़्यादा वेटेज शायद मिलती नहीं है, या इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की जाती। अब उसके नुकसानात क्या हैं और इसकी वजह क्या है, क्यों ये एक दूरी, एक डिस्टेंस जो है बाप और बच्चों के दरमियान होता है। हमने सोचा कि आज इसके ऊपर हम बात करते हैं, और हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो इस बारे में हमें क्या तालीमात देता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, वो हमें ज़रा गाइड करें बारे में। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच हमें हमसे जुड़ने के लिए। आई होप आपका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले जो हमने जहाँ से आगाज़ किया कि माँ की मोहब्बत से कोई इनकार नहीं, लेकिन वालिद की मोहब्बत जो है उसको इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता, इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती उसके बारे में। इसकी क्या रीज़न नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये एक हमारा एक सोशल नॉर्म्स है। कुछ तो वालिदैन में से वालिद की अपनी भी गलती हो गई, जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया, वो अपनी औलाद को क्वालिटी टाइम नहीं दे सका। अगर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा टाइम मुमकिन नहीं था, इवन देन क्वालिटी टाइम देने का वालिद पाबंद था, लेकिन उसने उस टाइम की भी परवाह नहीं की। उसने समझा मेरे बच्चे की जरूरियात हैं, वो अपने बच्चे की जरूरियात पूरी करने में लगा रहा। उसकी फिजिकल नीड्स को उसने पूरा किया, लेकिन उसके इमोशंस की तरफ उसको तवज्जो नहीं दी गई, उसकी स्पिरिट को वो नहीं देख सका कि उसकी रूहानियत भी कुछ है। वो बाप ने जो हक करना था, वो जो बाप ने उसको अपने सीने से लगाना था, वो जो बाप ने उसके पास बैठना था, वो जो बाप ने उसको कुछ सिखाना था, वो जो बाप ने उसके साथ एक ताल्लुक उस्तवार करना था, बनाना था, वो नहीं बना सका। वालिदा चूंकि हर वक्त घर में रही, तो बच्चे ने यही देखा कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वालिद को टाइम नहीं मिलता। और बसा औकात जब घर में टाइम मिला भी, तो उसमें रिब्यूक कर दिया, उसमें झिड़क दिया, शोर मचा दिया या गुस्सा कर दिया, क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे करो। तो बच्चे को ये लगा कि शायद कि हर वक्त मुझे झिड़कते रहते हैं और मोहब्बत मुझसे मेरी माँ करती है। तो वो इमेज जो है वो खराब हो गया। तो वो कौन से ऐसे बुनियादी नुकात है नासिर भाई जिस पे
जो वालिद हैं, ख़ास तौर पे अहद जदीद के, जो दौर जदीद के वालिदैन हैं या फिर अब से थोड़ी पहले जनरेशन वाले, कि जिन पे तवज्जो दें तो बच्चे की तरबियत, ख़ास तौर पे वालिद के नुक्ते निगाह से मैं पूछ रहा हूँ कि औलाद की तरफ मुतवज्जे हों तो बेहतर तरबियत हो सकती है, किन मामलात में तवज्जो लाज़िम है? आपको बताऊं, वालिद से बढ़कर तरबियत कर ही कोई नहीं सकता। वालिद वो है, बच्चा जब एक खास सर्टन लेवल पर एक उम्र के एक खास हिस्से तक बच्चा अपने वालिद से बड़ा किसी को समझता ही नहीं। आप इसको प्रैक्टिकल करते हैं, 2 साल का 1.5 साल का, अगर वालिद के पास उठाया हुआ हो, वालिद गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है, लाचार है, उसके पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं और एक बहुत बड़ी गाड़ी वाला, बहुत खूबसूरत, चमकदार, साफ सुथरा इंसान उसे अपनी तरफ बुलाए, बेटा मेरे पास आ जाओ, तो बच्चा कभी नहीं जाएगा। बच्चा वापस अपने बाप की गर्दन में हाथ डाल देता है, बच्चा अपने बाप के गले में हाथ डालता है और अपने बाप को प्यार करता है। जब बच्चे ने बाप को सब कुछ समझ रखा था, जब बच्चा बाप को हर शय से बड़ा समझता था, उस वक्त बाप ने टाइम नहीं दिया। और बाप बाद में अच्छा, मेरे पास क्योंकि वक्त में सीख रहा था, देखे ना जी, एक मैं बड़ी अहम मिसाल की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक बेटी और वालिद का भी तो ताल्लुक है ना, और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मिलती है, जो उनका अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा सईदा कायनात से उनका जो ताल्लुक था, तो एक बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है। ये ताल्लुक कैसा है और बाप की अपनी बेटी की तरबियत की जानिब तवज्जो कितनी ज़रूरी है, वो एक कैसा रिश्ता है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। ये देखें, जरूरी तो लफ्ज़ ही छोटा है। वालिद के लिए औलाद की तरबियत फर्ज है, ये फर्ज है, ऐसा फर्ज कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। आप थोड़ा कम कमा लें, आप हर तरफ से अपना वक्त निकालें, आपने इनकी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन इनको पूरा करने में थोड़ी कमी बेशी रह गई तो अल्लाह ताला सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आप तरबियत में नाकाम प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता कि आजकल के जो हालात हैं, बाप तो एक तरफ, माँ भी कमा रही होती है, महंगाई इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद पूरा नहीं हो रहा होता, तो अपने बच्चों की चीजों को, जरूरियात को पूरा करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है, ज्यादा भी नहीं है। हमने अपनी जरूरियात को बढ़ा लिया है, हमारी जरूरियात वाकई बढ़ गई है, मैं मुश्किलात को समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमने जिस्म से ज्यादा रूह को प्रेफरेंस देनी है, हमने जिस्मानी जरूरियात से ज्यादा रूहानी जरूरियात को प्रेफरेंस देनी है। और बच्चे की अगर आप तरबियत करके चले जाएं, बच्चे को नेक बना लें, साले बना लें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर लें, तो ये यकीनन आपकी बाकी दुनिया की जरूरियात पूरी करने से ज्यादा बड़ी बात। अच्छा, मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या मशवरा देंगे आप पेरेंट्स को, स्पेशली फादर्स को, कि वो किस तरह से एक तो जो ज़रूरियात हैं अपने बच्चों की वो भी पूरी कर पाएं और उसके साथ साथ उनके साथ क्वालिटी टाइम या उनकी तरबियत के लिए भी वक्त निकाल पाएं, ऐसा क्या मशवरा? मैं समझता हूँ सिर्फ बाप को अपने मोबाइल से फुर्सत हासिल करनी चाहिए। जब घर में वो अपना मोबाइल बंद रखे, अपने बच्चों के साथ खेले, अपने बच्चों के साथ प्यार करे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी हेक्टिक लाइफ, इतनी हेक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद हसनैन करीमैन को अपनी पीठ पर सवार करके अपने घुटने और अपने हाथों के बल जमीन पर चलते थे और फरमाते थे कि हसनैन तुम्हारी सवारी कितनी प्यारी है। बाप को बहुत ज्यादा वक्त अपनी औलाद को देना है, सिर्फ इस दुनिया में लाना और इनकी जिस्मानी ये ट्रिवियल और पैटी नीड्स हैं जिनको पूरा करने में बाप अपने आप को सारी उम्र लगा देता है, इसका कोई हासिल नहीं है। बच्चे की रूहानी जरूरियात पूरा करें और बच्चे की स्पिरिट को मेन फोकस रखें और बच्चों को टाइम दे और उनके साथ मोहब्बत वाला अंदाज अपनाएं। अगर नासिर भाई मैं नफ्सियाती तौर पे इसका असर पूछूं, आपने वैसे इसका तस्करा किया सरसरी सा आगाज में, फिर बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर होता है अगर एक बाप मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रहा और महज ये कह के बरियो जिम्मा हो जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कमा के लेके आ रहा हूँ? जी नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब बाप अपने बच्चे को मोहब्बत देता है, बाप अपने बच्चे को हक करता है, बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, उस बच्चे से ज्यादा साउंड और मजबूत बच्चा होता ही नहीं। आप बच्चे को टाइम ना दें, सिर्फ उसकी पैसे की जरूरियात पूरी कर दें, वो इज जस्ट लाइक एन ऑर्फन। उसका बाप उसके पास मौजूद नहीं है, उसे अपने यानी इमोशंस शेयर करने हैं जिसके साथ, वो बाप जो उसका बेहतरीन दोस्त बन सकता है, उसके साथ हॉस्टिलिटी होगी, उससे दूरी होगी, ये दुनिया भी मानो बतागा क्या करेगा। वो बच्चा कमजोर होगा जिसके हमारे यहाँ हमसे पहले वाली जनरेशन में, यानी कि जैसे हमारे वालिदैन हैं, मेरे वालिद साहब हैं और यकीनन आपके भी, हम लोग तो एक ऐसा एक रिश्ता था ना कि एक डिफरेंस रखना और खौफ का एलिमेंट भी रहता था। अब्बा जी घर में आ गए हैं तो जरा पता भी नहीं हिलेगा उस तरह का, तो वो सूरत हाल अब आजकल के दौर में ठीक है वैसा रवैया बाप का रहना, खिलाओ सोने का वाला, देखो शेर की निगाह से वाला, या चेंज करना पड़ेगा? वो शेर की निगाह वाला चेंज करना पड़ेगा। अब वो जमाना रह नहीं गया।
उससे बच्चे वालिद से दूर हो जाते हैं। वो एक तरीकाकार था, लोगों ने करके देखा, खुद मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ, उन्होंने ऐसा रखा जरूर, लेकिन जब बच्चे थोड़े दूर हो जाते हैं, उनके पास बैठते नहीं है, गपशप नहीं करते, बुढ़ापे में जाकर हर एक को एहसास होता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम इसको थोड़ा और बाइफरकेट करें, बेटा और बेटी की नज़र से अगर हम देखें, बेटी तो फिर भी फादर के साथ इन सब हालात के बावजूद बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती है, बाप को ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है, हालांकि वो उसको भी उतना टाइम नहीं दे पा रहा होता जितना वो अपने बेटे को, दोनों में बराबर वो तकसीम तो नहीं कर पा रहा होता अपने वक्त को। तो ये क्या ये भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस है मौजूद है, कोई एडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, बेटी का अपने बाप के करीब होना या माँ का अपने बेटे की तरफ होना, इन कॉम्प्लेक्सेस पर वालिदैन को इनको सिखाना पड़ेगा। पेरेंटिंग सिखाने की जरूरत है आज के दौर में, जो आपका असल टॉपिक है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, आपने टाइम लिया। ये पेरेंटिंग जरूरत है कि आप इसको इस पर काम करें कि औलाद की तरबियत कैसे करनी है, औलाद को सिखाना कैसे है, औलाद पर मेहनत कैसे करनी है। ये जब तक नहीं हो सकेगा कुछ नहीं बनेगा। ये बहुत ज़्यादा और आजकल में मेरे ख्याल में इसकी कमी, इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल आप देखते हैं? ये जो आपने मोबाइल का तस्करा किया तो बहुत बड़ी वजह है वालिदैन की बच्चों से, हमारे में साथ की जड़ तो हुई है। इकट्ठे बैठ के अफ्तार कर रहे हो तो हर एक के हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक दूसरे से दूर है। दूर के बंदे के मैसेज का जवाब देना जरूरी है, और आपस में एक दूसरे की बात पर हूं हाँ कर रहे हैं और एक दूसरे को जवाब नहीं दे पा रहे। ये मोबाइल ने पास बैठे लोगों को दूर कर दिया, अगर दूर वालों को नजदीक किया है तो। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। मसला ये है प्रोफेसर साहब कि हम इसके बारे में, और अक्सर हम अब जिक्र कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया ने किस तरह से तब्दीली लेकर आई है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम सिर्फ बात ही करते हैं और उसके ऊपर दो चार बातें जो जनरल सी है वो निकलती हैं, लेकिन एक डूएबल तरीका जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी जो हमारी इतनी इफेक्ट हो रही है सोशल मीडिया से खास तौर पर, उससे कैसे बेहतर करें अपने आप को। एक ऐसा एलिमेंट है जो इनका। अच्छा साहब, क्विकली में चूंकि वक्त कम है, आपका चूंकि दर्स व तदरीस से भी ताल्लुक है, तालीम पे कितना असर होता है जी? अगर बाप तवज्जो नहीं दे रहा, माँ कोशिश कर रही है बच्चा पढ़ जाए, तो तालीम पे कितना असर होता है बच्चे की? देखिए मैं आपको बताऊं, इंतहाई नुकसानदेह है। मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं जिन बच्चों के हाथों में मोबाइल्स हैं, मोबाइल की एक्सेस उनके लिए फ्री है, खासतौर पर वो बच्चे जिनके मोबाइल का पासवर्ड उनके वालिदैन को मालूम नहीं है, वो बच्चे तालीम में पीछे रह जाते हैं, वो अखलाक बर्बाद कर बैठते हैं, अपनी आदत बिगाड़ के बैठते हैं, और वालिदैन की भी किसी काम के नहीं रहते, सोसाइटी के लिए भी निकम्मे हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को मोबाइल अव्वलन नहीं देना चाहिए। वालिदैन को खुद अपना टाइम दें ताकि बच्चों को समझा सके कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। कभी बच्चा जिद करे, देखे ना आप नुकसानदेह चीज, कभी आग का अंगारा अगर बच्चा पसंद कर रहा है, बहुत खूबसूरत उसको लग रहा है, तो कोई बाप वो आग का अंगारा अपने बच्चे के हाथ में नहीं देगा, तो मोबाइल क्यों देता है? लेकिन प्रोफेसर साहब खुद भी तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो एक मिसाल खुद से कायम करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे और इस मौजू पर हमारी रहनुमाई कर रहे थे, जो देखने वाले हैं उनकी रहनुमाई कर रहे थे। अच्छी बात जो उनकी मुझे लगी है वो ये कह रहे हैं कि पेरेंटिंग सिखाने की जरूरत है, आजकल की सिखाने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है, और हम अपने शो में इसको हिस्सा देते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि खुद भी सीखें ऐसी शख्सियत से और आप तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। ब्रेक हमने लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस्लामाबाद और लाहौर के रहने वाले और उसके गिरदनवा में रहने वाले, आप अपना रोज़ा इफ्तार कर चुके होंगे, हो सके तो हमें दुआ में याद रखें और वापसी हमें ज्वाइन करें, बिकॉज मुस्लिम साइंटिस्ट का सिलसिला है और बहुत कुछ है आपके लिए अगले घंटे वापस आ रहे हैं। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपको रमज़ान और हम में अल्हम्दुलिल्लाह एक और रोज़ा ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर के मुज़ाफ़ात में अपने तकमील को पहुंचा, और ख़ास तौर पे कराची की अगर हम बात करें तो कराची के लोग थोड़े से मुंतज़िर होंगे अभी, आप उम्मीद है हमारे साथ रहेंगे और कुछ देर बाद आपका भी रोज़ा इंशाल्लाह हम साथ ही मिलकर इफ्तार करेंगे। खुश आमदीद एक बार फिर आपको। जो मुसलमान साइंसदान हैं और मुफक्किरीन हैं, एक सीरीज़ हमने शुरू की है, वो जारी है। आज हम इब्न रुश्द की बात करेंगे, जो कि न सिर्फ एक अजीम फ़लसफ़ी थे, मुफक्किर थे, बल्कि एक माहिर तबीब, काजी और माहिर फ़ल्कियात भी थे, और उन्होंने जो इस्लाम है और मगरबी फ़लसफ़ा है इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया, और ये जो तख्लीक के हवाले से एक तवाज़ुन की थ्योरी उन्होंने दी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ एक जज के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, एक फिजिशियन भी थे, उनकी लिखी हुई तफासीर जो हैं उन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखा। इब्न रुश्द ने दीन और अक़ल के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया और साइंसी तहकीक को इस्लामी तालीमात के साथ जोड़ने की कोशिश की। उनके बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं और उनके क्रेडिट पर क्या क्या कुछ मौजूद है, कितना क्रेडिट उनको नहीं दिया गया जो कि उनके हिस्से का है, उनका हक होना चाहिए, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होते मारूफ स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही। कैसे आप? इब्न रुश्द कौन थे? इब्न रुश्द के बारे में दो बातें तो मैं आज बहुत ही बुनियादी कहना चाहूँगा। ये एक ऐसा दिया है जो जला तो हमारी तरफ था, मगर इसका नूर जो है वो मगरिब में फैला।
दूसरी बात कि ये मुख्तलिफ थे और हमने इनको मुतजाद बना लिया। और ये वो सेंट्रल थीसिस है जो हम मुसलमान गलती करते आ रहे हैं कि जैसी कोई मुख्तलिफ लगता है तो हम मुख्तलिफ को मुतजाद ज़रूर बनाते हैं। यानी हमें लगता है कि कोई भी शय अगर डिफरेंट होगी तो उसका अपोजिट होना शायद ज़रूरी हो गया। तो इब्न रुश्द मुख्तलिफ आदमी थे। वो एक, जैसे आपने फरमाया कि वो जो मगरबी और यूनानी फ़लसफ़ा है उस और इस्लाम के दरमियान जो फासला है उसको कम कर रहे थे। और वो एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अगर फ़लसफ़े का एक गोल ये है कि वो सच को जानता है और अगर इस्लाम सच है तो मुझे बताओ कि पढ़ने में फिर इख्तलाफ कैसा। यानी फ़लसफ़ा फिर तुम्हें पढ़ के उसी दर, उसी गली, उसी किले में लाएगा जिसका नाम तुमने इस्लाम रखा। अगर तुम मानते हो इस्लाम सच्चा दीन और तुम मानते हो कि फ़लसफ़ा सच की तरफ चलने का एक मरहला है तो यकीनन चलते रहो, तुम वहीं आ जाओगे। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि मजहबी जहन में ही ये क़ुव्वत है कि वो फ़लसफ़े से और वुसअत पाए, ना कि सुकड़े, ना कि वो चैलेंज फील करे। इसके बरक्स जो लोग हैं जो इब्न रुश्द के नाम से शायद आज भी सोच रहे हो कि हमने मुस्लिम थिंकर्स में उन्हें शामिल किया, वो ये समझते हैं कि इब्न रुश्द के ख्यालात पढ़ने से मजहब बेजारी पैदा होती है। इनके ऊपर इल्ज़ाम भी ये लगा था कि ये यूथ को वर्गला रहे हैं। सुकरात के ऊपर भी ये इल्ज़ाम था। और आप मानेंगे सुकरात भी एक खुदा को मानता है और इब्न रुश्द भी इंतहाई मजहबी आदमी। मतलब जब वो काजी के तौर पर हैं तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देते रहे। मगर वो एक बात पूछते थे कि जो अक्ल है ये अल्लाह ताला ने दी है, ईमान इस्तेमाल में ही तब आता है जब आपके पास आज़ाद अक्ल हो। पागल आदमी पर तो शरीयत और दीन तो लागू ही नहीं होता। तो ये इनका एक सबसे बड़ा कारनामा था जिसके वजह में ये कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके पास थी वो एक बहादुरी थी। इब्न रुश्द ने वो मुश्किल काम करके हमारी उम्मत को दिखाया और वो जो हम एक ही तरह कायनात को देखे चले जा रहे थे उसमें एक और रंग पैदा किया। और यही हमारी फ़िक़ों का भी खूबसूरती है कि हम एक ही स्पेक्ट्रम में ना देखें मगर अल्लाह ताला ने जो कई रंग पैदा किए हैं हम उस तरह से कायनात को देखने की कोशिश करें। तो इब्न रुश्द ने मुसलमानों के यकरुखी ख्याल से हमें बचा लिया कि हम एक ही ख्याल के ऊपर खड़े रह जाते हैं। अच्छा, उम्मी तौर पे हम यही समझते हैं कि साइंस जो है वो मजहब से कॉन्फ्लिक्ट करती है, लेकिन इन्होंने वो हमांगी लाने की कोशिश की एज पर हिज टीचिंग्स। वो आप एक वाकया सुने इस बंदे का कि इब्न तुफैल और हाकिम वक्त बैठे, उसने हाकिम वक्त ने कहा कि मैं अरस्तू को पढ़ते हुए बहुत चैलेंज फील कर रहा हूँ। तो उसने कहा आई नो अ गाय ही कैन डू इट। तो इसने अरस्तू के कलाम के साथ इब्न रुश्द ने 20 साल गुजारे और अरस्तू के काम को इतनी खूबसूरती से अपने अंदर समोया, दूसरों के आगे रखा। और फिर हाँ, अरस्तू का शेड इनके तमाम कामों में नजर आया। शायद वो उससे बगावत किसी सूरत नहीं कर पाया और उन्होंने कहा कि उसका काम बहुत अच्छा है और हमारे जदीद बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को उसको इस्तेमाल करना चाहिए रवायत पर ठहरते हुए। दानिश जो है वो कदीम हो और नज़र जो है वो जदीद हो, यानी कि हम माजी के ऊपर रहते हुए मुस्तकबिल को देखते रहें। तो इसमें हर्जी क्या है? तो अरस्तू के काम से पहले जो सबसे बड़ा काम इनको क्रेडिट जाता है वो तिब की फील्ड में। इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन बनाया। उसके बाद इन्होंने पार्किंसन डिजीज़ के बारे में उस ज़माने में बात की कि अगर किसी के हाथ कपा रहे हों या उसको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना हो तो ये एक अलहदा बीमारी है। उन्होंने नाम तो नहीं रखा था पार्किंसन, लेकिन वो ये बात दरियाफ्त जरूर कर गए थे। फिर इन्होंने फालिज के ऊपर बहुत अहम काम किया। समझा जाता, अच्छा वहां पे उन्होंने यूनानियों से इख्तलाफ किया कि दिल से जिस्म के दरमियान सुने राब्ता खत्म हो तो फालिज हो। तो उन्होंने कहा नहीं, जब दिल से शरियाने जहन की तरफ काम करना छोड़ दें तो उसके बाद फालिज हो। और फिर इन्होंने So basically this is where you get the signal. This is from where you get the signal. ये इनका बहुत इंटरेस्टिंग काम था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ साइकोलॉजी पर भी काम किया और इनकी एक थ्योरी है यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट कि तमाम इंसान एक ही तरह का जहन लेकर पैदा हो रहे, एक ही तरह के ख्यालात इनके पास हैं। इमरान और मैं जो अलग-अलग छोटी छोटी चीज़ें लगते हैं, इससे यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट मुतासिर नहीं होती। ये टेम्पररी तफक्कुर है जो खुद ही थोड़ी देर बाद ज़ाया हो जाएगा। तो हम सब इंसान सामने पड़ी मेज़ को मेज़ कहने के अहल क्यों हो रहे हैं? ऊपर देखने वाले आसमान को उधर अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन से पूछ लो या कैनेडियन से पूछ लो, सब आसमानी कहते हैं अपनी अपनी जुबान। तो देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट। इस यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट के आइडिया वाज ब्रेक थ्रू, लेकिन लोग उससे बहुत ज़्यादा हैरान हुए। कुछ फिर मजहबी लोगों ने उसके खिलाफ भी लिखा, लेकिन मुझे तो ये आइडिया बहुत मुतासिर किया। जो हमारे बच्चे साइकेट्री पढ़ रहे हो या साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, यूंग ने जो आर्कीटाइप्स का ख्याल दिया ना कि हम सबके जहन में एक अम्मी है, एक दादी है, एक चंदा मामू है, वो आर्कीटाइप का आइडिया अभी जाके 20वीं सदी में यूंग ने दिया, जो उस जमाने में इब्न रुश्द ने दिया हुआ था कि यूनिटी ऑफ द इंटेलेक्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा खुरम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यूरोप के अंदर आपने कहा कि ये थे तो मुस्लिम मुफक्किर, मुस्लिम साइंसदान, बट इनका फ़ायदा जो उठाया ज़्यादा वो यूरोप ने उठाया। यूरोप में क्या इनके लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी कि जो इस तरफ नहीं थी हमारी? फ्रेंच रेनेसांस के ऊपर जो कई लोगों के शेड्स हैं उसमें बहुत बड़ा शेड इनका भी आता है, इब्न रुश्द का भी आता है। तो
आप इमेजिन करें कि चौसर अपनी कैंटबरी टेल्स के अंदर इब्न रुश्द का जिक्र करता है नज़मों के अंदर कि क्या वो आदमी था। हंचबैक ऑफ नॉटर डैम में इवन किरदार के तौर पर इनको शामिल किया गया। तो जो मगरिब के अहम बड़े टेलीविज़न के टीवी के काम है, मिकलैंजेलो की जो दुशोरा आफाक पेंटिंग है स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसमें तमाम दुनिया के फलसफी बैठे कुछ काम करें, बहुत मशहूर पेंटिंग है। हमारे मतलब जो बच्चों को तो आज फ़ौरन गूगल करनी चाहिए। उसमें वाहिद मुस्लिम मुफक्कर जो शामिल है वो इब्न रुश्द है, जो उस स्कूल ऑफ फिलोसफी में अफलातून, सुकरात, पिथागोरस, पैरामेनिडीज वगैरह जैसे बड़े लोगों के साथ शामिल है। अच्छा, इनके ऊपर एक बड़ा जो असर वो आया वो ये भी था कि इन्होंने कहा कि यार मेरा ये ख्याल है कि हाकिम ना फलसफी होना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी जिंदगी की भाग दौड़ उस आदमी के हवाले नहीं करेंगे जो समझदार ना हो। तो समाज चलाने के लिए हमें समझदार लोगों की जरूरत है, और अगर फलसफियों की हुकूमत ना हो तो फलसफी हुकूमत में शामिल जरूर हो। तो यहाँ से इन्होंने एक राह निकाली जहाँ जिसका एक तस्वुर कैबिनेट भी हमारे पास आता है, दैट यू ट्राई टू हैव वेरी वाइज पीपल अराउंड यू, कि वो आपके इर्द गिर्द टेक्नोक्रेट्स का भी आता है, टेक्नोक्रेट्स का भी आता है हमारी टर्म इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके पास जिंदगी में आया वो एक टकराव था जो इनका उस आदमी के साथ हुआ जो खुद भी किसी से कम नहीं, इमाम गजाली के साथ। तो इमाम गजाली ने एक किताब लिखी तहाफ्तुल फलासफा, इन कोरेंस टू द फिलोसोफर, और मैं उस किताब का बहुत मद्दाह भी हूँ कि हर फलसफे की एक हद है, फलसफा इनफाइनाइटली ट्रू नहीं हो सकता, उसकी हदूद है। लेकिन वहां पर इब्न रुश्द ने आगे से जवाब के तौर पर किताब लिखी तहाफ्तुल फलासफा, इन कोरेंस टू द इनकोरेंस ऑफ द फिलोसफी। आपकी किताब से जो मुझे इख्तलाफात हैं वो कैसे हैं। हम अमूमन इमाम गजाली और इब्न रुश्द की साइड्स लेने में पड़ जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि कम से कम हम ये सीख लें कि अगर कोई इख्तलाफ हो तो किताब का इख्तलाफ किताब में देना, उनके कॉन्फ्लिक्ट से भी हम लर्निंग हासिल कर सकते हैं। किताब का जवाब किताब से दिया जाता है, बात का जवाब बात से दिया जाता है, कलाम का जवाब कलाम से दिया जाता है। तो इब्न रुश्द ने ये बात की। अच्छा, इख्तलाफ किस बात से हुआ? इब्न रुश्द ये कहते थे कि कायनात जो है ये इटर्नल है, ये हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इमाम गजाली का ये मानना था कि कायनात किसी लम्हे पर शुरू हुई है। उसके ऊपर दोनों जो है वो दलाइल कुरान से ला रहे थे, लेकिन इमाम गजाली जो है वो थोड़े जरा रवायत के पास थे, और ये इब्न रुश्द जो है ही वाज मोर लाइक अ प्रोग्रेसिव थिंकर, जो अक्ल को इस्तेमाल लॉजिकली मंतक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रवायत से भागे ये कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, एक नया तर्ज था इनके देखने में जो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के पास नहीं था। ज्यूरिस्ट बने, जब ये खुद काजी बनते हैं तो काजी बनने के बाद भी ये रवायत से ही फैसले दे रहे हैं, मगर फिर इन्होंने कहा कि यार मैं माजी के कॉपी पेस्ट करने के लिए थोड़ी काजी बनाऊं, फलां सदी में किसने क्या कहा। और ये हमारी मॉडर्न लीगल सिस्टम के लिए कितनी बड़ी बात है कि काजी का काम हर वक्त रवायत को देखना नहीं है, मगर वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ठीक है जदीद दौर के ऊपर भी राय देता है। ठीक है। और इनकी कुतुब या इनकी जो तालीमात है मॉडर्न साइंसेस को लेकर, आजकल के दौर को लेकर किस हद तक मुफीद है? क्या उनका कहीं इस्तेमाल हमें नजर आता है? बेसिक्स तो हमने डिस्कस कर, बहुत खूबसूरत बात। मुझे जो सबसे प्यारी बात लगती है वो ये है कि आप मजहबी, अगर हम इब्न रुश्द से कोई बात इस दौर में सीखें, जो आपने फरमाया कि वो अहम बात क्या है, वो तिब की मेडिसिन से सीखनी है, उनकी काजी होने से सीखनी है, वो असल बात ये सीखनी है कि हम रवायत पर रहते हुए जदीद साइंसेस को गले लगा सकते हैं। हमारे मजहबी जहन इतने वसी हैं कि इस तरह की कई किताबें रख भी ली जाएं तो हमारे दीन पर या हमारे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मजहब को इसको एक डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता कि आप तहकीक से ही दूर हो जाएं और आप मंतक से ही दूर हो जाएं। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर खुर्रम इलाही। अपने इल्म के मुताबिक हमें बता रहे थे इब्न रुश्द के हवाले से। आई होप आपको भी सुनने में कुछ न कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेनी है जी, हमें ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामी तालीमात में सेहत और सफाई का ख़ास एहतमाम किया गया है और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कई ऐसी कुदरती चीज़ों का जिक्र मिलता है जो न सिर्फ रूहानी तौर पर बरकत का ज़रिया होती हैं बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होती हैं। हम हर रोज़ एक चीज़ का इंतखाब करते हैं और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से उसकी क्या अफादियत है और कितनी अहमियत है आपके लिए, हमारे लिए, हम उस पर बात करते हैं। और आज हमने जिस चीज़ को चुना है वो है मेहंदी। मेहंदी, बिल्कुल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी के इस्तेमाल को पसंद फरमाते थे और इसके कई फ़वाइद भी हैं, जैसा कि आयशा ने तज़किरा किया, हदीस मुबारक में भी बयान किया गया है। और मेहंदी सिर्फ बालों और हाथों को रंगने के लिए नहीं बल्कि उसे कुदरती दवा के तौर पर भी तारीखी पस मंज़र में हम देखें तो इस्तेमाल किया गया है। आगा अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी तिब्बी जो समझ है उसके मुताबिक हमारी रहनुमाई हैं, तो हम ज़रा इन्हीं से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। क्या अफादियत है मेहंदी की? हमें तो इतना ही मालूम है कि हाथों पे लगा लें, बालों में लगा लें, लोग लगाते हैं और कहते हैं ठंडक का सा एहसास होता है, तो इसकी कोई और अफादियत भी है? अगर हम स्किन की बात करें बॉडी की
तो स्किन के जितने भी पैथोजेंस हैं यानी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में मेहंदी का इस्तेमाल उनकी शिद्दत को ख़त्म कर देता है। अच्छा। अब उस मेहंदी के इस्तेमाल के बाद अगर फर्ज करें कि किसी का खुदा ना खासा जल गया है, फ़ौरन मेहंदी घोलें, लगा लें। और अगर किसी तरह स्किन ख़राब हो रही है तो इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलाकर अगर मेहंदी को लगा लिया जाए तो ख़ारिश किसी न किसी किस्म की भी हो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। अच्छा। बहुत सारे लोगों को दाने ख़ारिश के तौर पर निकलते हैं और सुर्ख दाने होते हैं और शदीद गर्मी में वो दाने निकल रहे होते हैं और बहुत बेचैन हो रहा होता है। तो बेहतरीन बात ये ख़ास तौर से बच्चों के लिए कि मेहंदी को लेप बनाएं और उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें। अच्छा, कॉफ़ी डालने से ये होगा कि जो आप मेहंदी लगाएंगे उसका जो रंग का असर है वो कम हो जाएगा और वो 2 या 3 दिन में वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। आगा साहब, ज़्यादातर मुझे याद है हमारे घर में अगर सर में दादी हमारी मेहंदी लगाया करती थी तो वो कॉफ़ी डाल लिया करती थी, उसके अंदर के रंग जो है ना उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मेहंदी के रंग से। मैं आपसे करूँ, मैंने बात की बच्चों की स्किन की। अगर मैं बालों की बात करूंगा तो फिर मैं इसमें कॉफ़ी भी डालूंगा, मैं लौंग भी डालूंगा। अच्छा। और एक चीज़ और डालूंगा, शायद लोगों को अंदाज़ा हो, पुदीने का सत और अजवाइन का सत मार्केट में मिल जाता है। पुदीने का सत और अजवाइन का सत ये दोनों किसी शीशे की बोतल में डालकर कहीं भी धूप में रख दें तो ये 10 से 15 मिनट में पानी बन जाएगा। अच्छा। ये पानी बेइंतहा काम का है। अगर आप मेहंदी के रंग को बेहतर करना चाहते हैं तो चंद कतरे इसके डाल लें। अगर कहीं किसी शख्स को शदीद नज़ला है तो यही चंद कतरे पानी में डाल के इसकी भाप ले लें। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो यही चंद कतरे किसी तेल में मिला के जोड़ों के दर्द पर लगा लें। अगर कहीं किसी के सर में शदीद दर्द हो रहा है तो सिर्फ ये वो कतरे किसी टिश्यू पेपर में लगा के इससे सूंघ लें, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। दोबारा से बताइएगा किन चीज़ों के कतरे बनेंगे ये? सत्ते पुदीना और सत्ते अजवाइन। सत्ते पुदीना और सत्ते अजवाइन, ये 2 चीज़ों को अगर मिला लें और इसको मेहंदी के पत्तों में ऐड कर दें तो मेहंदी के पत्तों का रंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। मतलब जिन्होंने शादी में लगानी है अपने हाथों में वो इसको लगा सकते हैं रंग को गहरा करने के लिए। रंग को गहरा। अच्छा, मेहंदी की क्वालिटीज़ के हवाले से मुझे बताइए, ये मेरा बड़ा कंसर्न है। कहीं ये खुली बिक्री होती है, बड़ी सस्ती होती है, कहीं पैकेट्स में अवेलेबल है। एक तो क्या पाकिस्तान में भी कहीं अच्छी मेहंदी बनती है, कहीं से आती है, और दूसरा ये कि अगर इसका इंतखाब करना है, चूज़ करनी है कि ये ठीक मेहंदी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? बदकिस्मती से हम अगर अपना जायज़ा लें तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं मिलावट आ गई है। अगर स्ट्रेट अवे ब्लंट में कोई बयान दूं तो मैं ये कहूँगा कि बाज़ार में पैक की हुई मेहंदी इस्तेमाल नहीं करें और अगर कोन की मेहंदी है तो बिल्कुल ना करें। कोन मेहंदी ना, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्यों? ईद आ रही है, सब लड़कियां कोन मेहंदी से तो डिजाइन बना रही हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके हाथ पर बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ था, बेहतरीन किस्म का। तो मैंने पूछा डिज़ाइन कैसा है, तो कहने मेहंदी लगाई थी, उसका रिएक्शन है मेहंदी लगाने के 3 घंटे बाद वो पूरे हिस्से छालों के तौर पे फूल गए थे। उसके बाद वो छाले तो ठीक हो गए लेकिन निशान रह गए। ये एक्सपीरियंस हमारे सामने भी हुआ है, एक मेहंदी लगा के और वो एरिया पूरा जल गया। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी मेहंदी में ये जो काली मेहंदी के नाम पर केमिकल डालते हैं, ये केमिकल बाद लोगों को एलर्जी करता है और एलर्जी की वजह से मसाइल होते हैं। तो मेहंदी को अगर मेहंदी की जगह रखें, मेहंदी के पत्तों को पीस लें, ये बेहतरीन बात है। अगर मेहंदी के खुश्क पत्ते मिलें तो उनकी मिकदार ताज़े पत्तों के मुकाबले में कम से कम आधी होगी। ठीक है। अगर ताज़ा मेहंदी है तो अगर आप उसमें 100 ग्राम डाल रहे हैं तो खुश्क मेहंदी के पत्ते अगर हैं तो वो 50 ग्राम डालेंगे। वजह उसकी ये है कि उसके अंदर जो पानी का कंटेंट था वो ड्राई होने के बाद ख़त्म हो गया। तो उसके जो बाकी केमिकल्स हैं वो क्योंकि अपनी ही जगह पर हैं तो ज़्यादा उनकी इफेक्टिविटी डबल हो गई। तो बेहतरीन इस्तेमाल मेहंदी का अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या हो सकता है? हम सिर्फ रंगने की जो आगाज़ में हमने बात की सिर्फ उसके लिए, या फिर ये ठंडक का भी मैंने जिक्र सुना था, गर्मियों के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल बुनियादी तौर पर मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि ख़ारिश में और गर्मी दानों में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मेहंदी को घोलकर
किसी भी खारिश में लगा लें तो ये उस खारिश को सुकून देती है। और सबसे गंदी खारिश तो वैसे बहुत ही ख़राब बीमारी है, लेकिन सबसे गंदी खारिश जो है वो सोराइसिस के पेशेंट की होती है। सोराइसिस जो है वो एक ऐसा मर्ज है जो बुनियादी तौर पर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन हम लोग क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं और बहुत सारा इलाज कराते रहते हैं और उससे इलाज कराते हैं जो ये कहता है कि मेरे पास इसका इलाज ही नहीं है, उसके बावजूद हम उसी से इलाज कराते हैं। तो उन लोगों के लिए मेहंदी के पत्तों को पीस कर, ताज़ा पत्तों को पीस कर पानी में घोलकर अपने जख्मों पर लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक मरतबा लगा लें, ज़रा सा उसको ड्राई होने दें, उसके बाद धो लें, उसको जमने ना दें। कॉम्पोजिशन आप बता रहे थे, ये फिर आप अगर मैं रंग के लिए मेहंदी मुझे लगानी है, आपने मुझे कौन मेहंदी से तो मना कर दिया, खवातीन मेरी मुराद ये है, तो वो फिर क्या लगाएं, क्या कंपोज कैसे करेंगे, उसकी वो थिकनेस कैसे आएगी जिससे वो डिज़ाइन बना सकें? फिर अगर खुद से मेहंदी बनानी है, खुद से कौन बनाई जा सकती है? ये बाजार से मेहंदी खरीद के बिल्कुल पाउडर वाली, बिल्कुल पाउडर, देखिए पाउडर लें जो बिल्कुल सही हो वही पाउडर लें। पाउडर तो फिर वही बात हो गई ना, उसमें मिलावट आ जाएगी। अगर आप 2 टेबलस्पून मेहंदी लग रहे हैं, मैं एक रेशो बता रहा हूँ, 2 टेबलस्पून मेहंदी ले रहे हैं तो आधा चमचा उसमें कॉफ़ी का डालें, अच्छा, आधा चमचा लौंग का पाउडर डालें, और अगर 2 टेबलस्पून है तो तकरीबन 20 कतरे वो कॉम्बिनेशन डालें जो मैंने अर्ज़ की सत्य पुदीना और सत्य अजवाइन वाली। तो रंग जो है मेहंदी का वो बेहतरीन आएगा। और उसे आप कौन के तौर पर किसी चीज़ में डाल के इस्तेमाल किस तरह इस्तेमाल करें। डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन बनाने के बाद जब आपने मेहंदी धोई तो मेहंदी धोने के फौरन बाद वही कॉम्बिनेशन पुदीने और अजवाइन वाला, सत्य पुदीना सत्य अजवाइन, वो जरा सा लगा करके अपने हाथों को अच्छी तरह रगड़ लें, रंग बेहतरीन हो जाए। अच्छा, तेल लगाने की भी तो बात करते हैं ना मेहंदी लगाने बहुत सारे लोग तेल लगाते हैं। मैं सत्य पुदीना को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ कि ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को स्टिमुलेट कर देगी और रंग जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, मेहंदी के पत्ते इजीली अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बस ये ख्याल कर लें कि ज़रा वो ताज़े हों तो अच्छा है। अच्छा, इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या मिसाल मिलती है? जैसे हम हदीस नबवी का भी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बात कर रहे थे कि आप को भी पसंद थी और आप भी तलकीन फरमाते थे, तो क्या मिसाल मिलती है इस हवाले से, क्या रिवायत है? रिवायतों में गर्मी की शिद्दत की वजह से होने वाले सर के दर्द का इलाज। अच्छा, अगर सर में दर्द हो रहा है और गर्मी में वो मौजूद है तो वो मेहंदी पानी में घोल करके अपने सर पर लगा लेते थे, उससे बहुत सुकून मिलता था। उससे जो जिस्म की खारिश थी वो और सर के अंदर जो फंगस हो जाता है वो। अच्छा साहब, हम अगर कोई हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर टाइमिंग मेंशन होती है, 15 मिनट 20 मिनट के बाद उसे धोना है लाजमी, अगर कोई डाई कलर यूज़ करते हैं। मेहंदी के लिए उमूमी तौर पे गांव देहातों में, इवन शहरों में भी, अंदरून टाइप के इलाकों में मैंने देखा है कि लोग लगा के सारा दिन घूमते रहते हैं, वो खुश्क होती रहती है। इसका कोई नुकसान नहीं होता अगर वक्त से ज़्यादा अप्लाइड रहे बालों के ऊपर या कहीं पे भी? असल बात ये है कि जो टाइमिंग है वो अगर एक मखसूस वक्त से बढ़ जाए तो नुकसान क्या होगा, क्योंकि कलर्स में अमोनिया मौजूद होता है, मेहंदी में ऐसा कोई केमिकल मौजूद नहीं है, वो लगी रहे 24 घंटे, कोई मसला नहीं, बशर्ते कि मेहंदी देसी हो, मेहंदी केमिकल वाली। नेल्स के ऊपर भी लगाने का रिवाज है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, तो उसका क्या फ़ायदा है? असल में बात यह है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि औरतों को खूबसूरत नाखून पसंद है, तो वो नाखूनों पर एक मरतबा लगाने के बाद जब तक कि वो नाखून बढ़ कर 0 तक नहीं चला जाएगा तब तक मेहंदी का रंग बाकी रहेगा। और बात ये कि जब तक नाखून बढ़ता रहेगा उतना ही नाखून खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए मैंने खुद भी किया है ट्राई, मुझे याद है बचपन में दादी लगाती थी तो उनके साथ हम भी लगाया करते थे, लेकिन वो नहीं उतरता जब तक आपका नाखून खत्म हो जाए। चलें, ये कुछ चीज़ें आपने बड़ी ज़बरदस्त क्लियर की। एक तो आपने कहा कि काली मेहंदी इस्तेमाल कोशिश करें ना करें क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, और उसके साथ साथ कौन मेहंदी का भी आपने तज़किरा किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस अहम मौजू पे, आम मौजू है लेकिन अहम, इस पर हमने बात की, आई होप कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कराची में अज़ान मगरिब जो है यानी कि इफ्तार का वक्त हो जाएगा, तो आप तमाम लोग इफ्तार कीजिएगा। हम अभी वापस आ रहे हैं। रमज़ान और हम एक बार फिर आपका खैर मकदम है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सिलसिला है बेहतरीन नात खां तलाश करने का। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ सभी नातें, सभी नात खां बहुत खूबसूरत हैं, पुरसोज हैं, लेकिन हर किसी का अपना अंदाज़ है और जाहिर बात है फिर उस अंदाज़ के हिसाब से अपनी एक पसंदीदगी का म्यार भी होता है। आज हमारे साथ जो नात खां मौजूद है जिन्होंने अपनी नात भेजी है वो कौन है? आशा करदू से ज़ेवर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ये नात जो है हमें भेजी है, आपको भी सुनवाते हैं।
राहो जैसे यमुना है ये दिल गारे राहो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंतहाई पुरसोज। और स्कर्दू जितना खूबसूरत इलाका है उतनी ही खूबसूरत आवाज़, उतना ही खूबसूरत अंदाज ज़ेवर हुसैन का भी। और ज़ेवर आपका नाम बड़ा प्यारा है, ज़ेवर हुसैन, वेरी नाइस माशाअल्लाह। तो आप भी अपनी आवाज़ में एक वीडियो बनाकर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए ताकि हमें मौका मिले कि हम आपकी आवाज़ को भी दुनिया तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारे पास क्या है? आगे हम आपको कराची लिए चलते हैं, जहाँ पर हमारे जो नुमाइंदे हैं रेहान अहमद, वो गए हैं अल खिदमत के एक शेल्टर आगोश होम के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने रोज़ा कुशाई, जिन बच्चों ने पहला रोज़ा अपना रखा है उनके साथ वो ये इफ्तार गुजारा है, ये दिन गुजारा है। उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से एंजॉय किया। जी अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मैं इस वक्त आगोश शेल्टर होम के अंदर मौजूद हूँ, इस वक्त कराची में सोराब कोट के ऊपर, और यहाँ पे हम कुछ बच्चों की रोज़ा कुशाई के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये इस शेल्टर होम में फारूक भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे मौजूद हैं? हमारे पास इस शेल्टर होम में 108 बच्चे मौजूद हैं जी, और इसमें छोटे से छोटा बच्चा जो है वो 5 साल का है। हमें मुतारिफ कराइए उन बच्चों से जिनकी रोज़ा कुशाई हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आज हमने ये अरेंज किया है कि आज जैसे हमारा हर साल एक रोज़ा कुशाई का इवेंट होता है जी, तो हमारे बच्चे जो वाइट सूट में बैठे हैं तो इन बच्चों की आज रोज़ा कुशाई है। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरहान। अच्छा फरहान भाई, ये बताइए, आवाज़ आपकी बहुत कम है, मुझे लग रहा है कि रोज़ा लग रहा है आपको। तो फरहान भाई ये बताइए कि रोज़ा आपको कैसा लगा आज का? मुश्किल था, आसान था? मुश्किल था। किस लिहाज से? गर्मी थी आज बहुत। हाँ, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए यकीनन रोज़ा तो मुश्किल होना ही चाहिए था और इनको भी लगा। आप बताइए आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान, कैसा लगा आपको आज का रोज़ा? रोज़े में थोड़ी मुश्किल भी हुई, पहला रोज़ा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आई और बड़ी खुशी से आपने दिल से रोज़ा जो है वो रखा, ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। अच्छा आमिर, ये बताइए कि आपका पहला रोज़ा कैसा रहा? अच्छा रहा? बस सिर्फ अच्छा काफ़ी है? मुश्किल था, आसान था? मुश्किल लगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह से। और आपका नाम क्या है? रज़ा हुसैन। रज़ा हुसैन। रोज़ा क्यों रखते हैं, मुझे ये बताइए। रोज़ा इसलिए रखते हैं अल्लाह ताला की खुशी के लिए और अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मुसलमान कितना सब्र कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि उसके बंदे जो हैं उनमें कितनी सब्र और बर्दाश्त है और किस तरह वो उसके हुक्म की तामील करते हैं और उसके हर हुक्म पे जो है वो अपना सर झुकाते हैं। क्या बात है, खूबसूरत, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? हुसैन। हुसैन, आप मुझे बताइए रोज़े के बारे में। रोज़ा आपने अपनी मर्जी से रखा? जी। अच्छा, फिर कैसा रहा? अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। तो माशाल्लाह नमाज़ें वगैरह सब पूरी जी है ना? वैसे भी नमाज पढ़ते हैं? तो यहाँ पे आगोश में कैसा माहौल आपको मिलता है? खुश हैं आप? जी खुश हैं। तो मुझे बताएं तो सही, खुशी का कोई वाकया ही सुना दे। यहाँ का मतलब निज़ाम अच्छा है। हाँ, हर कोई मोहब्बत करता है माशाल्लाह। बच्चे जो हैं, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि बच्चे कितने डिसिप्लिन से बैठ के इफ्तार के वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखें आप, सारे बच्चे जो हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं और सबके सामने इफ्तार रखी है और शेयर करके खाना है। यानी सबके लिए अलग प्लेट नहीं है, प्लेट टेबल के सेंटर में है और सब बच्चों ने शेयर करके खाना है, मोहब्बत के साथ खाना है, अपनायत के साथ खाना है और सामने बैठे हुए बच्चे को अपना भाई समझना है, अपना फैमिली मेम्बर समझना है। स्टूडियो की तरफ चलते हैं। इफ्तार में बहुत कम टाइम रह गया कि वहाँ पे क्या
एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ओवर टू स्टूडियो। अरे वाह रेहान भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त एक्टिविटी। और अलखिदमत जो है ये मेरी बहुत पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। आप अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी मल्टी डायमेंशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी ज़बरदस्त ये एक्टिविटी भी है। और रोज़ा कुशाई के हवाले से एक मौका हम भी आपको दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे ने या किसी घर में छोटे बच्चे ने रोज़ा रखा है, उनकी रोज़ा कुशाई है, तो आप उसकी भी एक वीडियो, एक छोटा सा वीलॉग 1-1.5 मिनट का अगर आप बना सकें और हमें भेज सकें तो हम उसको शेयर करेंगे आपकी खुशी को पूरी दुनिया तक, इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके सामने डिस्प्ले होता रहता है। आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम मौजू है जिस पर हमने बात करनी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनी तौर पर अज़मत और बरकत का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सब्र और शुक्र की तलकीन फरमाते हैं अपने रसूल के ज़रिए, कुरान करीम के ज़रिए। सो जितना आप अपने दस्तरखान को वसी कर सकें, जितना इस पैमाने को फैला सकें, इसको ऊपर ले जा सकें, उतना ही अच्छा है। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं इस वक्त, उनसे हम बात कर लेते हैं और सब्र और शुक्र के हवाले से आज हमने बात बिल्कुल ऐसे। एक तो अपने दस्तरखान को अगर आप बड़ा करते हैं, ज़्यादा लोगों को मदऊ करते हैं, वैसे तो कहते हैं ना कि खाना खिलाना सवाब का काम है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के दौरान अगर किसी को सहर व इफ्तार में या फिर किसी की आप मदद करते हैं, स्पेशली अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं, तो उसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी बरकत के बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं कि कैसे हम अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से मज़ीद वो बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि सब्र व शुक्र की सिफ़ात अपनाने का बेहतरीन मौका जो है वो कैसे अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, इसके बारे में ज़रा थोड़ी रहनुमाई फरमाएँ। हदीस पाक में आता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां की और रब के साबिर भी बने, शाकिर भी बने। शाकिर लि अनउमी इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। आका करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतने सब्र को बर्दाश्त फरमाया, फिर आप साबिर बने, आपने इतना शुक्र अदा किया कि सारी रात रब के सामने क़याम में रहते हैं, आप अल्लाह के शुक्र। क्योंकि हुजूर से पूछा गया कि आप सारी रात मुसल्ले पे क्यों रहते हैं तो आगे से आपने इरशाद फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो आका करीम से पूछा गया कि बाद में आने वाले कैसे अमल करें तो वो साबिर भी बन जाए और शाकिर भी बन जाए। तो रमजान में उसमें हमें बड़ा खूबसूरत मौका मिलता है। रमजान में हम क्या करें, फरमाया मन नज़रा फी दीन इला मन हुआ फौक़हु, जो दीनी एतबार से अपने से ऊपर वालों को देखे, अंबिया, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, औलिया इकराम और मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, मुबल्लिगीन, जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हम उनको देखें कि वो कैसे इबादत करते थे और मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा मौलाना, सब्र व हिकमत के हवाले से या तशक्कुर के हवाले से ख़ास तौर पर माह रमज़ान का तज़किरा ही क्यों किया गया है कुरान करीम के अंदर, इस हवाले से इसमें क्या हिकमत पोशीदा? 12 महीने हैं, सिर्फ एक महीने का तज़किरा कुरान पाक में है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, किसी का तज़किरा नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा। इसी तरीके से बकिया 12 महीनों का तज़किरा नहीं कुरान पाक में, एक ही महीने का तज़किरा है, रमज़ान का। और वो क्यों है, कुरान ने उसकी वजह भी खुद बयान कर दी। ये कुरान के सदके से इसका नाम कुरान पाक में आया है, क्योंकि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना है, रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। इसलिए दिन रात हमें शब रोज़ कुरान पाक की तिलावत के अंदर अपने आप को सर्फ करना चाहिए, वक्फ करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहना चाहिए। यहाँ तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 100 मरतबा अल्लाह पाक का दीदार नसीब हुआ। पूछा या अल्लाह आपका कुर्ब चाहता हूँ, तो 100 के 100 बार एक ही जवाब मिला, अहमद मेरा कलाम, अहमद मेरा कलाम, अहमद मेरा कलाम, कि मेरे कलाम के जरिए ही तुम्हें मेरा कुर्ब हासिल होगा। अगर अल्लाह का कुर्ब जो शख्स भी चाहता है तो ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर, आम तौर पे भी लेकिन ख़ास तौर पे रमज़ान में कुरान से ऐसे जुड़ जाएं जैसे जुड़ने का हक है। फिर देखें इसकी क्या रहमतें,
क्या बरकतें नसीब होती हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि एक शख्स तिलावत में लगा रहे और उसको दुआ मांगने का मौका ना मिले तो अल्लाह ताला तमाम दुआएं मांगने वालों से बढ़कर इसको अता फरमाएंगे जो तिलावत के अंदर लगा होगा। एक सहाबी को आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन अरद्ता आइशा सुआदा, क्या तुम दुनिया में बादशाहों वाली नहीं, बहुत छोटा लफ्ज है, सादतमंदों वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, चाहते हैं। फिर आपने फरमाया वमैतत शुहादा, मौत आए तो शहादत वाली मौत नसीब हो, ये चाहते हैं? कहा जी हाँ। फिर कहा वल अमन यौमल खौफ, जिस दिन खौफ ही खौफ होगा उस दिन अमन चाहते हैं? कहा जी हाँ। फिर फरमाया वन नूर यौमल जुलुमात, जिस दिन अंधेरे ही अंधेरे होंगे उस दिन नूरानियत और नूर चाहते हो? कहा जी हाँ। फिर फरमाया वन रय यौमल अत्श, जिस दिन सब प्यासे होंगे उस दिन आका करीम के हाथों से मुबारक पानी पीना, हौज़े कौसर पे जाना चाहते हो? कहा जी हाँ। आपने कहा ये सारी नेमतें अगर तुम लेना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कर लो, फदरसल कुरान, कुरान को सीने से लगा लो, कुरान की तिलावत, कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर। ठीक है। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार का दस्तरखान जो है उसको अगर वसी किया जाता है तो उसका रूहानी और आखिरी इनाम जो है वो क्या हो सकता है? जब शब कदर आती है तो आम लोगों से आम फरिश्ते आके मुसाफा करते हैं, लेकिन एक नेकी अल्लाह को इतनी पसंदीदा है कि जो बंदा लोगों को इफ्तार करवाता था, जब शब कदर आती है, लैलतुल कदर आती है, तो सय्यदुल मलाइका जो तमाम नबियों के पास तशरीफ ले जाते रहे, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आके इस इफ्तार करवाने वाले से खुद मुसाफा करते हैं। सही। तो इज्तिमाई रहमतें, इज्तिमाई बरकतें अगर हम समेटना चाहते हैं तो हमें अपने दस्तरखानों को वसी करना होगा। इसलिए एक हदीस में आता है मन फत्तर फीही साइमन, जो शख्स रमजान में लोगों को इफ्तार करवाता है, काना मगफिरतन लिजुनूबी, अल्लाह ताला दो उसको बड़े बड़े इनाम अता फरमाएंगे, सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, व इत्क़ा रक़बतिही मिनन नार, और अल्लाह ताला उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा देंगे। इसलिए तमाम अहबाब से दरखास्त है कि इफ्तारी और सहरी को अपना मामूल बनाएं कि हमने अकेले नहीं खानी, अकेले नहीं, ना सहरी ना इफ्तारी, हमने दूसरों को भी इससे मोहब्बतें, भाईचारगी, उखुव्वत, प्यार, मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत। अब्दुल्लाह इब्न उमर के एक पड़ोसी यहूदी थे, जब भी खाना बनाते, खास तौर पे गोश्त वगैरह को अच्छी चीज बनाते तो सबसे पहले उनकी तरफ भेजते। तो पूछने वाले ने पूछा, हजरत वो तो यहूदी नहीं है? मैं यहूदी तो है लेकिन मेरा पड़ोसी भी तो है, कल क़यामत पे अल्लाह ने पूछ रहा है कि पड़ोसियों के क्या हक अदा किए। तो दाएं बाएं हम जरूर एक इज्तिमाई इफ्तारियां करवाना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये राय दूंगा कि इज्तिमाई इफ्तारियों की बजाय हम एक एक के घर पे खुद सामान लेकर जाएं। इसमें इज्जत भी है और इसमें बरकत भी है और इंसान के अंदर खुद आजिज़ी पैदा होती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना बहुत शुक्रिया आपका इस रहनुमाई के लिए और हमें बताने के लिए। दर हकीकत तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बार बार हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन अक्सर हम उसको ज़िंदगी में अमली तौर पर नहीं लेके आ पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि तज़किरा जारी रहना चाहिए ताकि अमली तौर पर जो रमज़ान का एसेंस है हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। ये बातें हमें पता होती हैं, लेकिन जब हमें कोई एक मरतबा फिर से बताता है, तज़किरा करता है, तो तजदीद हो जाती है दिल के अंदर। बड़ा अहम रुकन है, बड़ा अहम जुज़्व है इस्लाम का तजदीद जो है। और शायद जो 5 वक्त अज़ान होती है या हम नमाज के लिए अल्लाह के सामने जाते हैं, ये भी तजदीद ईमान है। कल किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। खैर जनाब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आई होप आज भी हम आपकी रमज़ान की इन मसरूफियात में थोड़ा सा आपका साथ दे पाए और ये साथ अच्छा रहा तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और कल तक के लिए आपने हमारे साथ रहना है, इंशाल्लाह हमें मिस करना है आपने कल तक के। अल्लाह हाफ़िज़।